अध्याय 1। जियान चेन पर्वत श्रृंखलाओं की एक अंतहीन श्रृंखला के भीतर दो तलवार के आकार की पर्वत चोटियां थीं जो 1000 फीट से अधिक ऊंची थीं और एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर थीं और बादलों के विशाल महासागर के नीचे खड़ी थीं। ये दोनों तलवारनुमा पहाड़ बहुत ही खड़ी चट्टानें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे दो देवताओं ने कभी अपनी तलवारें इस दुनिया में घुसा दी हों। जहां भी देखो इन पहाड़ों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इन चोटियों के सबसे ऊपर एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 100 मीटर से भी कम की दूरी थी। कोहरे की हल्की मात्रा थी जो क्षेत्र की दृश्यता को भ्रमित करने वाली हद तक बाधित कर रही थी। हालांकि धुंधली दृश्यता के बावजूद कोई भी व्यक्ति पहाड़ की चोटियों के सबसे ऊपर दो लोगों को शांत और स्थिर खड़े हुए देख सकता था, जैसे कि वे पत्थर की मूर्तियां हों। केवल उनके कपड़े और हवाएं आसमान में चल रही तेज हवा के साथ फड़फड़ा रही थीं। इन दो लोगों में से एक युवक था जो 20 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था। ये युवक बेदाग चेहरे के साथ अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। ये कहा जा सकता है कि उसकी शक्ल सूरत पूरी दुनिया में बेमिसाल थी और वह एक प्राकृतिक महिला हत्यारा था। उसकी साधारण दिखने वाली आंखों में एक अनोखी मात्रा में आकर्षण था और ऐसा लगता था मानो ये किसी की भी आत्मा चुरा सकती है। युवक के लंबे काले बाल थे जो बिना किसी तरह से बंधे हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, जिससे वह तेज हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे कि वह नाच रहा हो। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी जो कपड़े की एक मोटी सफेद परत में लिपटी हुई थी। कपड़े से बाहर निकली हुई शानदार तलवार की मूठ पर दो शब्द लाइट विंड लिखे हुए थे। हालांकि तलवार के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे युवक से बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह युवक की पीठ पर बिना किसी संभावना के चिपकी हुई थी। स्पष्ट रूप से यह एक बहुत ही कठिन प्रदर्शन था। इस युवक का नाम जियान चेन था, जो नंबर 1 विशेषज्ञ था और जिसका नाम स्वर्ग और जियांगू को तलवार भगवान के नाम से हिलाकर रख देता था। उसकी त्वरित तलवार तकनीक बहुत पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी थी और उसे पीढ़ी का तलवार मास्टर माना जा सकता था। केवल 20 या उससे अधिक वर्ष की आयु होने के बावजूद वह पहले से ही महान ऊंचाइयों के दायरे में पहुंच चुका था। जियान चेन के बारे में विवरण जियांगू के लोगों के लिए अपेक्षाकृत अज्ञात थे। इसके अलावा कि वह एक अनाथ था और किसी भी स्कूल या संप्रदाय से संबद्ध नहीं था, उसके बारे में और कुछ भी ज्ञात नहीं था। उसका इतिहास अनिवार्य रूप से एक पहेली था और मार्शल आर्ट की मजबूत शैली और उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उत्कृष्ट तलवार शैली एक पूर्ण रहस्य थी कि इसे कहाँ सीखा जाए। और दूसरी तलवारनुमा चोटी पर 100 मीटर दूर एक बड़ा आदमी काले रंग का लबादा पहने खड़ा था। यह एक बुजुर्ग आदमी था जो 50 से 60 साल का लग रहा था और उसके बाल बगुले की गर्दन की तरह बंधे हुए थे। उसकी दोनों बुजुर्ग आंखें एक जीवंत भावना से चमक रही थीं जो पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। उसकी नज़र एक तेज तलवार की तरह थी जो किसी को भी सीधे उसकी ओर देखने से रोक सकती थी। उसके हाथ में एक काली और मोटी लंबी तलवार थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस विशालकाय तलवार में कोई धार नहीं थी। ये बुजुर्ग व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो 100 साल पहले जियांगू से गायब हो गया था, डुगू क्यूबाई। लेकिन ये केवल उसका उपनाम था क्योंकि किसी को भी उसके असली नाम या पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका कारण ये था कि 100 साल पहले उसने हर एक अद्वितीय सुपर विशेषज्ञ को हराया था। आजकल डुगू क्यूबाई के बारे में कुछ भी जानने वाले और अभी भी जीवित लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अब भी उसने अपने पिछले दिनों में जो शानदार रोशनी डाली थी वह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। 100 साल बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी नहीं जानता था कि डुगू क्यूबाई कितना मजबूत हो गया था। चुपचाप डुगू क्यूबाई ने 100 मीटर दूर से 20 साल के जियान चेन को देखा। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं और उनमें तलवार जैसी तीखी चमक थी जो कभी कभी किसी को भी जमा सकती थी। जियान चेन, इतनी कम उम्र होने के बावजूद तुम्हारी ताकत मुझसे कम नहीं है। तलवार के रास्ते में तुम्हारी उपलब्धियां ऐसी हैं जिन्हें मैं भी पाने की उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने मेरे एक प्रिय शिष्य को मार डाला है, जिससे मेरे पास बदला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। चाहे कुछ भी हो, मैं आज न्याय के लिए अपने शिष्य की जगह काम करूंगा, डुगू क्यूबाई ने उदास होकर कहा। उसकी पहले की शांत आवाज में पहले से ही खून की प्यास भर गई थी जो लोगों को कांपने और हिलाने पर मजबूर कर देती। लेकिन जियान चेन का चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा और वह भावशून्य भाव से डुगू क्यूबाई को घूरता रहा। उसका सफेद लबादा हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था जबकि उसकी कमर पर लटकते बाल हवा में आज़ादी से नाच रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह आपका शिष्य था जिसने मुझे सबसे पहले अपमानित करने का फैसला किया। इसके लिए केवल उसके कौशल की कमी को ही दोषी ठहराया जा सकता है कि वह मेरी ही तलवार से मारा गया। जियान चेन के होंठ धीरे धीरे खुले और बंद हुए और उसके मुंह से शब्द बह निकले। गुस्से से हंसते हुए डुगू क्यूबाई ने कहा, कौशल की कमी, बहुत अच्छा, फिर आज मैं देखूंगा कि तुम कितने अनुभवी हो। इस बूढ़े आदमी को दिखाओ कि तुम अपनी हल्की पवन तलवार से मुझे कहाँ मार सकते हो। जैसे ही उसने कहा, डुगू क्यूबाई ने अपनी भारी लोहे की तलवार लहराई।
तुरंत तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा तलवार से निकलने लगी और बिजली की गति से 100 मीटर दूर जियान चेन पर सीधे गोली चलाने लगी। एक भावशून्य चेहरे के साथ अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए जियान चेन ने जल्दी से अपनी पीठ पर रखी लंबी तलवार को अपने हाथ में खींच लिया। ये दोधारी तलवार लगभग 1.3 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी, जिस पर एक सफ़ेद रोशनी थी। तलवार को आगे की ओर धकेलते हुए तलवार से और भी अधिक भयंकर मात्रा में तलवार क्यूई प्रकट हुई और डुगू क्यूबाई से तलवार क्यूई के जेट की ओर एक ऐसी गति से चली जिसे नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था। टकराना। तलवार क्यूई की 2 किरणें एक जोरदार धमाके के साथ टकराईं, जिससे कान के पर्दे हिल गए। क्यूई की एक बड़ी लहर बहुत तेजी से भूकंप के केंद्र से दूर बिखर गई, जिससे आसपास धुंध और बादलों का एक बड़ा हिस्सा बिखर गया। जियान चेन और डुगू क्यूबाई ने सीधे एक दूसरे की ओर उड़ान भरी और उन जुड़वां चोटियों को छोड़ दिया जिन पर वे पहले खड़े थे। जैसे ही वे 2 चोटियों के मध्य बिंदु पर पहुंचे, उन्होंने हवा में ही एक दूसरे से भीषण युद्ध शुरू कर दिया। दोनों पुरुषों के हमले बहुत तेज थे और उनके हथियारों के एक दूसरे से टकराने से धातु के छल्लों की अंतहीन धारा जैसी आवाजें आ रही थीं। तलवार की क्यूई की एक तेज मात्रा दोनों से सभी दिशाओं से निकली और उनके आसपास के परिदृश्य में विशाल छेद कर दिए। परिणामस्वरूप अनगिनत चट्टानें 1000 मीटर नीचे गिर गईं। कुछ ही सांसों के भीतर जियान चेन और डुगू क्यूबाई ने बिजली की गति से कई 100 वार किए। उसके बाद दोनों व्यक्ति अपने अपने पर्वत शिखरों पर वापस चले गए। प्रत्येक व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी और उनके पहले से बढ़िया कपड़े भी बहुत फटे हुए थे। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ, जो हर पल और भी अधिक गंभीर होती जा रही थी, डुगू क्यूबाई ने गुर्राते हुए कहा, कितनी तेज तलवार है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जियांगू में कोई भी आपकी तलवार को तोड़ नहीं सकता, लेकिन यह इस बूढ़े आदमी के सामने शक्तिहीन है। डुगू क्यूबाई ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो इस मैच के विजेता का निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा। हम विजेता का पता लगाने के लिए अपने सबसे मजबूत प्रहार का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही डुगू क्यूबाई ने अचानक इतनी शक्ति से विस्फोट किया कि ऐसा लगा जैसे कि यह एक विशाल तलवार थी जो आसमान में घुस गई थी। गंभीर होते हुए जियान चेन ने भी बड़ी मात्रा में शक्ति के साथ बढ़ना शुरू कर दिया, जो किसी भी तरह से डुगू क्यूबाई से कमजोर नहीं था। दोनों पुरुषों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और पूरे इलाके में भयंकर शक्ति फैल रही थी। जल्द ही दोनों की शक्ति ने उन दोनों को और पूरे पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया। यहाँ तक कि बादलों में भी दोनों की शक्ति से छेद हो गया था। एक भयंकर तूफान ने चीखना और सीटी बजाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज कानों को चीर देने वाली थी, जो हवाओं में चिल्लाते भूत की याद दिलाती थी। नीचे जंगलों में अनगिनत जानवर डरी हुई आवाजें निकालने लगे और अपने अंगों को जितना दूर ले जा सकते थे भागना शुरू कर दिया। चोटियों पर मौजूद 2 पुरुषों की ताकत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वे अपना सबसे मजबूत प्रहार करने के लिए तैयार थे। कच कच। कुछ ही दूर पहाड़ों में कई छोटे छोटे पेड़ उन दोनों की ताकत का सामना नहीं कर पाए। वे टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गए और हवा में उड़कर उस जगह से बहुत दूर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब जियान चेन और डुगू क्यूबाई की ताकत बढ़ती जा रही थी, तो एक ही चक्कर में क्यूई की एक धारा उनके चारों ओर बहने लगी। क्षेत्र में मौजूद सभी पेड़ या घास के टुकड़े उनकी ताकत के सामने जमीन पर दब गए थे और कई बड़े पेड़ भी आगे पीछे हिलने लगे थे। उसी समय जियान चेन की हल्की पवन तलवार में सफेद रोशनी की एक चमकदार चमक दिखाई दी, जबकि डुगू क्यूबाई की भारी लोहे की तलवार में एक जेट काली रोशनी दिखाई दी। दोनों पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती क्यूई और भी मजबूत होती चली गई, जब तक कि एक समृद्ध सफेद चमक ने जियान चेन को पूरी तरह से घेर लिया और एक गहरी काली चमक ने डुगू क्यूबाई को अंदर से घेर लिया। वे दोनों अपने अपने रंगों में गायब हो गए थे, जबकि देखने के लिए केवल 2 प्रकाश की गेंदें बची थीं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रंगों में चमक रही थीं। यिन। जियान चेन की हल्की पवन तलवार पहले से ही एक शानदार चमक से भर गई थी और एक शक्तिशाली तलवार क्यूई के साथ हिलना शुरू हो गई थी, जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसके काले बाल हवाओं में पागलों की तरह लहरा रहे थे, जबकि उसने जो सफ़ेद लबादा पहना था वह भी हवा में लहरा रहा था। उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था और एक नज़र में ही उसे एक अदम्य शक्ति वाले युद्ध देवता के रूप में पहचाना जा सकता था। जैसे जैसे दोनों व्यक्ति शिखर पर चढ़ते गए, अचानक दोनों ने एक भयंकर गर्जना की, जिसने आकाश को बिजली की तरह हिला दिया और कानों के पर्दों को चीर दिया। एकदम से एक सुंदर चमकदार सफ़ेद रोशनी और एक गहरी काली रोशनी अविश्वसनीय गति से एक दूसरे की ओर बढ़ी। उस पल में जब दोनों एक दूसरे से टकराने वाले थे, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था, कोई आवाज़ नहीं आई। जब सब कुछ शांत हो गया तो कोई देख सकता था कि जियान चेन और डुगू क्यूबाई ने स्थान बदल लिया था। अब दोनों एक दूसरे से दूर दूसरे पर्वत शिखर पर थे और उनका चेहरा एक जैसा था। जियान चेन की छाती से खून की एक सतत धारा बह रही थी, जिसने उसके शुद्ध सफ़ेद वस्त्र को तुरंत दाग दिया था। उस क्षण जब दोनों पक्ष एक दूसरे से मिले थे, डुगू क्यूबाई की तलवार जियान चेन के दिल में घुस गई थी। जहां तक डुगू क्यूबाई का सवाल है, उसने अपना पूरा दाहिना हाथ खो दिया था, जिसका मतलब था कि वह अब तलवार नहीं चला पाएगा।
उसमें लगी भारी लोहे की तलवार बहुत पहले ही 1000 मीटर नीचे चट्टानों में गिर चुकी थी। जिस समय उसने जियान चेन के दिल में छेद किया था, बदले में उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। पहाड़ की चोटी पर चुपचाप खड़े होकर उसके मुंह से धीरे धीरे ताज़ा खून की धार बहने लगी। उसका सफ़ेद चेहरा लगातार पीला होता गया और फिर कागज़ की तरह पीला पड़ गया। डुगू क्यूबाई की तलवार ने उसके दिल को छेद दिया था, जिसका मतलब था कि वह एक ऐसे गतिरोध में फंसने के लिए अभिशप्त था जहां मौत अपरिहार्य थी। हा हा हा। अचानक डुगू क्यूबाई उस पहाड़ की चोटी से हंसने लगा जिस पर वह खड़ा था। जियान चेन, अपनी प्रतिभा के साथ आप कई सालों में मुझे हराने में सक्षम होंगे, लेकिन यह आपके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी ताकत मेरी ताकत से कम है। अंत में आप फिर भी मेरे हाथों हार गए। जैसे ही उसने कहा, डुगू क्यूबाई ने थोड़ी देर के लिए आह भरी। आई, मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अंतिम संस्कार देखना कितना दुखद मामला है, लेकिन फिर भी मुझे अपने शिष्य का बदला लेने के लिए जो करना चाहिए वह करना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि वह धीरे धीरे जीवन की शक्ति से दूर होता जा रहा है, जियान चेन ने अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी। उस पल वह खुद के साथ शांति में था। उसके लिए मौत कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। आखिरकार जियांगू में इतने सालों की यात्रा करने के बाद जियान चेन ने कई लोगों को मार डाला था और मौत ने बहुत पहले ही उसकी भावनाओं को सुस्त कर दिया था। उसके दिल में बस यही भावना थी कि उसे तलवार के रास्ते के शिखर का पता लगाने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही जियान चेन ने खुद को शांति के दायरे में समर्पित किया, अचानक जियान चेन के मन में एक अजीब सी भावना उभरी। उस महत्वपूर्ण क्षण में जियान चेन की आत्मा उसकी लंबी तलवार के साथ सामंजस्य बिठाती हुई प्रतीत हुई। वह तलवार था और तलवार वह था। उन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो तलवार पहले ही उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उसी समय आकाश से एक शक्तिशाली और शुद्ध मात्रा में विश्व ऊर्जा उसके मन में एक के बाद एक धारा में प्रवाहित होने लगी। जैसे ही यह अंदर आई, यह उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करने लगी, और जैसे जैसे दुनिया की ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होती गई, जियान चेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी अपनी आत्मा तीव्र गति से बढ़ने लगी है। साथ ही उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर आगे की ओर असीम पहाड़ों और खेतों में जाने लगी। इस क्षण जियान चेन के मन में 5000 मीटर के भीतर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह जमीन पर एक मच्छर को भी बिना किसी समस्या के अपनी मर्जी से जीते हुए देख सकता था। अपनी मृत्यु के कगार पर वह किसी तरह से सफलता पाने में सफल हो गया था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक। अध्याय 2, चांगयांग जियांग तियान। अचानक जियान चेन के हाथ में तलवार ने खुद को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार का अपना दिमाग हो। अप्रत्याशित रूप से तलवार बहुत तेज गति से बिजली के बोल्ट की तरह डुगू क्यूबाई की ओर बढ़ी। तलवार की गति लगभग अकल्पनीय थी। डुगू क्यूबाई ने तभी प्रतिक्रिया की जब तलवार उसके गले तक पहुंच गई थी। तलवार में असाधारण रूप से भयंकर तलवार क्यूई का संचार था। डुगू क्यूबाई ने डर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जैसे ही तलवार ने उसकी गर्दन को छेद दिया। वार खत्म होने के बाद तलवार की मूठ से धुंध दिखाई दी। तलवार के जियान चेन के हाथ में वापस आने से पहले धुंध कुछ देर के लिए हवा में घूमती रही। डुगू क्यूबाई के गले के बीच में धीरे धीरे मुट्ठी भर छेद दिखाई देने लगा। तलवार की नोक डुगू क्यूबाई की गर्दन में घुसते ही फैल गई थी, जिससे घाव और बड़ा हो गया था। अगर ऐसा न होता तो इतनी पतली तलवार से उस आकार का घाव बनाना असंभव होता। डुगू क्यूबाई की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह तलवार को घूरता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। आखिरकार उसने अभी अभी एक असंभव कारनामा देखा था। उसने धीरे से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन दुर्भाग्य से उसका गला पहले ही काट दिया गया था, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। अविश्वास और भय की अंतिम झलक के साथ वह धीरे धीरे फर्श पर गिर पड़ा, फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। जियान चेन ने चुपचाप अपनी तलवार पकड़ी और फिर गिरे हुए डुगू क्यूबाई को देखा। उसके मुंह से एक आह निकलने वाली थी। उसने नहीं सोचा था कि जीवन के इस अंतिम घंटे में वह तलवार भगवान के दायरे में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन यह सब व्यर्थ था क्योंकि वह खुद भी मौत के करीब था। अंदर ही अंदर आह भरते हुए जियान चेन की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। हालांकि इस सफलता ने उसके शरीर को ताकत दी थी, लेकिन मौत से बचना बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब किसी की अंदरूनी नसें छलनी हो गई हों। इसके तुरंत बाद जियान चेन डुगू क्यूबाई के पदचिन्हों पर चलते हुए परलोक में चला गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वह रसातल में चला गया। जियान चेन के गिरने के बाद वह क्षेत्र जिसमें वह और डुगू क्यूबाई गिरे थे हिलने लगा। इतना कि दो तलवार जैसी पर्वत चोटियों से एक जोरदार आवाज निकली जिसने आकाश को हिला दिया और दो पहाड़ों को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। अनगिनत पत्थर और चट्टानें पहाड़ की ढलान से नीचे गिरीं, जिससे सभी दिशाओं में हिमस्खलन हुआ। आकाश बैंगनी और हरा हो गया और आकाश और पृथ्वी रोशन हो गए। रंग नृत्य कर रहे थे और एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए मिश्रित हो रहे थे। और यह एक शर्म की बात थी कि न तो जियान चेन और न ही डुगू क्यूबाई इसे देखने के लिए जीवित थे, या इसके बाद होने वाली घटनाओं की श्रृंखला।
एक विशाल और आलीशान हवेली के अंदर एक कमरा था जिसे बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। इस कमरे के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ था। एक युवा पुरुष लगातार दरवाजों के सामने टहल रहा था। उसका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। वह 30 साल का लग रहा था और उसकी आभा राजसी थी। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, फिर भी कोई भी उसे पहले जैसा सुंदर युवा देख सकता था। उसने सोने की परत वाला चांदी का चांग पाव पहना हुआ था जो उसके सुंदर रूप को और भी बढ़ा रहा था, और वह एक मेजबान के समान आभा से घिरा हुआ था। उसका चेहरा दृढ़ था, यहाँ तक कि उसकी भौहें भी आपस में जुड़ी हुई थीं, लगभग एक गांठ जैसी। कमरे से 3 मीटर बाहर 30 लोगों का एक समूह, जिसमें युवा से लेकर बूढ़े तक शामिल थे, सभी घबराए हुए खड़े थे। समूह के बुजुर्ग पहले से ही 60 से 70 साल के लग रहे थे। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर सफ़ेद बाल थे। हालांकि उनकी उम्र के बावजूद उनकी आंखें अभी भी लोगों को कांपने और उनके भीतर टिमटिमाती दिव्य रोशनी से डर से कांपने पर मजबूर कर सकती थीं। उनकी आंखों की चमक को देखते हुए वे दूसरों पर इतना ज्यादा डर पैदा कर सकते थे कि लोग उन्हें कमजोर बूढ़े आदमी नहीं बल्कि मजबूत और स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग के आदमी समझेंगे, जिनमें बाघ और ड्रैगन दोनों की ताकत है। बाकी सभी लोग लगभग 30 से 40 साल के थे, जिनके पास प्रभावशाली आभा और आंखें थीं जो कुछ भी नहीं दिखाती थीं। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सामान्य लोगों का समूह नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। और उनके सामने वाले कमरे में एक महिला के दर्द से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैडम, धक्का देते रहो, बच्चा लगभग बाहर आ गया है। मैं फिर से कहता हूँ, बच्चा लगभग बाहर आ गया है। दर्द भरी गूंज के बीच एक बुजुर्ग लेकिन अधीर आवाज सुनाई दे रही थी। जो लोग आवाज सुन सकते थे वे बता सकते थे कि आवाज की मालिक एक बुजुर्ग महिला थी। कमरे के बाहर अधेड़ उम्र का आदमी जो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, अचानक अपनी जगह पर जम गया और तत्परता से बोला, ये सब पूरे दिन और रात से चल रहा है। यूना ने अभी तक बच्चे को जन्म क्यों नहीं दिया? अगर ये सब और लंबा खिंचता रहा तो मुझे डर है कि यूना को भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उस आदमी की आवाज़ भी कभी न खत्म होने वाली चिंता से भरी हुई थी। मेरे स्वामी, कृपया ज़्यादा चिंता न करें। मैडम यूना निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। आप भूल गए हैं कि मैडम यूना एक बुद्धिमान संत गुरु है, एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता की झलक नहीं दिख रही थी। सफ़ेद चांग पाव पहने भगवान फिर से बार बार आहें भरने लगे। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। आखिरकार जब बाहर के लोग 2 घंटे और इंतजार कर चुके तो कमरे के अंदर से एक उत्साहित आवाज आई, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मैडम यूनर ने बच्चे को जन्म दिया है। उसने जन्म दिया है और वह सुरक्षित है। और लड़का भी सुरक्षित है। आवाज में भावनाओं की मात्रा पूरे घर में उत्साह भर रही थी। ये सुनकर अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति जो उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, हैरान रह गया। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी जगह खुशी और भावनाओं के भाव आ गए थे। वह इतना भावुक हो गया था कि उसे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे, और उसने इतनी तेजी से दरवाजे खोले कि ऐसा लगा जैसे वे पहले से ही मौजूद ही नहीं थे। उसकी गति लगभग अकल्पनीय थी। कोई भी साधारण व्यक्ति इतनी ताकत नहीं रख सकता था कि वह उतनी ही गति से आगे बढ़ सके जितनी उसने अभी दिखाई थी। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत बिस्तर के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी क्योंकि वह उस महिला को देख रहा था जो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। यूना, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक होगे? अपनी उत्तेजना के बावजूद उसकी आवाज़ कोमल थी और चिंता से भरी हुई थी। बिस्तर के ऊपर एक महिला लेटी थी जो अपनी उम्र के 20वें पड़ाव पर थी। उसका रूप इतना सुंदर था कि पूरा राज्य उसके हाथ के लिए लड़ने और खुद को गिराने के लिए मजबूर हो सकता था। उसका थका हुआ और पीला चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह दिव्य रूप बनाए रखने में कामयाब रही। महिला ने थके हुए भाव से अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा और मुस्कुराई, मेरे प्यारे पति, मैं ठीक हूँ। कृपया मुझे बस अपने बच्चे को देखने की अनुमति दें। ओह हाँ, अभी, जब तक यूना ठीक है। वह आदमी खुशी से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने पलटकर दाई की बाहों में लिपटे बच्चे को देखा। जैसे ही वह बोलने वाला था, दाई की बाहें सिकुड़ गईं और वह उस बच्चे को ध्यान से देखने लगी जिसे वह पकड़े हुए थी। उसकी बाहें पोटली को हिलाती रहीं और वह बुदबुदाती रही, रोते बच्चे, रोते रहो। तुम कौन सी बच्ची हो जो रोती नहीं? कितनी अजीब बात है, मैंने कई बच्चों को जन्म दिया है, और हालांकि संख्या 1000 बच्चों से ज्यादा नहीं पहुंची है, मैंने 900 से ज्यादा बच्चों को जन्म देने में मदद की है। हालांकि ये पहली बार है जब मैंने एक नवजात शिशु को देखा है जो रोता नहीं है। लेकिन जब वो बोल रही थी तो बाहर खड़े सभी पुरुष कमरे में आ गए। उनमें से हर एक के चेहरे पर मुस्कान थी। एक के बाद एक सभी लोग बिस्तर पर लेटी महिला को बधाई देने लगे। अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी बहुत मुस्कुरा रहा था और महिला से बोला, यूना, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, मैं 1 सेकंड में बच्चे को लेकर आता हूँ। फिर वह आदमी उठा और दाई की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? क्या बच्चे को कोई परेशानी हो सकती है? उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी।
कभी कभी कुछ बच्चे बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। ये घटना असामान्य नहीं थी और वास्तव में अक्सर होती थी। उसे पहले से ही डर था कि उसके नवजात बच्चे को कोई परेशानी है। एड्स बाय पप फ्यूचर। उसका सवाल सुनकर दाई का चेहरा बिगड़ गया और उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मुझे तो नहीं मालूम कि इस युवा महाराज को कोई समस्या है, लेकिन मेरे 10 साल के अनुभव के अनुसार हर नवजात शिशु रोना शुरू कर देता है। लेकिन ये युवा महाराज अलग है। देखिए, जन्म से लेकर अब तक इसने एक भी शब्द नहीं बोला है। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। उस आदमी के माथे पर विचार की लकीरें उभर आईं जब उसने उस शिशु को देखा जो बंडल में लिपटा हुआ था। शिशु की आंखें चमकीली थीं और उनमें कोई अशुद्धता नहीं दिख रही थी क्योंकि वह हर जगह देख रहा था। एक पल वह इधर देखता तो दूसरे ही पल उधर देखता। वह इस तरह से बहुत प्यारा था और उसे देखकर ही आपको लगेगा कि उसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि उस आदमी ने यह नहीं देखा कि शिशु की चमकदार आंखों की पुतलियों के विशाल रसातल में एक भी अशुद्धता नहीं थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसने उस आदमी के भीतरी आत्मा को झकझोर दिया था, हालांकि वह खुद इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर जब उसने अपना हाथ शिशु के ऊपर रखा तो उसने देखा कि अचानक उसकी हथेली के चारों ओर पीली रोशनी की एक महीन परत तैरने लगी। अधेड़ उम्र के आदमी की हरकत देखकर दाई का चेहरा असहज हो गया। वह एक छोटी सी दाई थी, समाज के सबसे निचले तबके की, लेकिन उसे भी डर था कि अगर बच्चे को कोई परेशानी हुई तो वह आदमी उसे दोषी ठहराएगा और वह इससे उबर नहीं पाएगी। इस तथ्य के बावजूद कि यह स्थिति किसी भी तरह से उससे संबंधित नहीं थी, उसके पास अन्यथा कहने की शक्ति नहीं थी। आदमी ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। हंसते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई। बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ है, मुझे एक भी समस्या नहीं दिख रही है। उसने फिर से हंसते हुए दाई से बंडल ले लिया। ये सुनकर दाई ने राहत की सांस ली। उसकी हृदय गति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह भी उत्साह में हंसने लगी। भगवान जो कह रहे हैं वह सही है। शायद ये युवा भगवान के भविष्य का प्रतिनिधित्व है। वह निश्चित रूप से बड़ा होकर एक मजबूत और अद्वितीय व्यक्ति बनेगा। दाई की बात सुनते हुए, ये जानते हुए कि यह कहना एक असाधारण रूप से अस्पष्ट बात थी, फिर भी वो हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ, कोई यहाँ आए। चलो हम मदर होम को 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करते हैं। दाई का चेहरा खुशी से खिल उठा और तुरंत भावुक होकर बोली, मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। पिता शिशु को बिस्तर पर उसकी माँ के पास ले आया और मुस्कुराया, यूना, देखो, ये हमारा बच्चा है, देखो ये कितना प्यारा है। यून एर ने बच्चे को प्यार से पकड़ लिया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया और खुश होकर बोली, प्रिय पति, चूंकि हमारा बच्चा एक लड़का है, इसलिए हमारे पहले से हुए समझौते के अनुसार हम उसका नाम चांगयांग जियांग तियान रखेंगे। हंसते हुए पति ने कहा, बुरा नहीं है, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि इस बच्चे का नाम चंग्यांग जियांग तियान होगा। सब लोग आएं। मैं आज अपने सभी मेहमानों को यहां आमंत्रित करता हूं। कल मेरे बेटे के सम्मान में एक दावत होगी। हम खूब जश्न मनाएंगे। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। एक छोटी सी झील के सामने एक बच्चे की आकृति जो 1 मीटर भी लंबी नहीं थी, एक भावशून्य भाव के साथ खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें झील के बीच में बने रॉक गार्डन को ध्यान से देख रही थीं। छोटे लड़के ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर भाव असामान्य रूप से जटिल थे, जो 1 साल के लड़के पर देखने में अजीब था। सटीक रूप से कहें तो ये लड़का चांगयांग जियांग तियान था। और इस समय उसके दिमाग में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य लगातार चल रहा था। जैसे कि वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसे सिर्फ पर्वत श्रृंखलाओं की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं जो 2 विशाल तलवारों की तरह लग रही थीं। तलवार लिए 20 साल के एक खूबसूरत युवक की एक और छवि उसके दिमाग में आई, साथ ही 100 साल पुराने युद्ध में कठोर डुगू की उबाई की आकृति भी। आखिरकार अपनी तत्काल मृत्यु के समय उसे वह सफलता याद आई जो उसे मिली थी, जिसने उसे तलवार भगवान के दायरे में पहुंचने की अनुमति दी थी। उसके बाद उसे डुगू की उबाई की गर्दन पर वार करने की याद आई, जिसका अंत उनके आपसी विनाश में हुआ। अध्याय 3, शरीर को परिष्कृत करना। जियांग तियान ने अपने छोटे से शरीर को देखा और चौंक गया। उसके चेहरे पर जो भाव था उसे केवल जटिल ही कहा जा सकता था। पिछले 1 साल में वह गिनती ही भूल गया था कि उसके पिछले जीवन के कितने पल उसकी आंखों के सामने चमक गए थे। यादें उसके दिमाग में इतनी ताज़ा थीं, मानो सब कुछ कल ही हुआ हो, मानो उसकी आत्मा की गहराई में उकेरा गया हो। चाहे वह कुछ भी करे, वह यादों को नहीं भूल सकता था। लेकिन अब वह समझ गया था, उसे अपने पिछले जीवन में जियान चेन कहा जाता था। अपनी मृत्यु के बाद वह अपने साथ अपनी स्मृति और आत्मा के रहस्यों को ले गया था और उसका पुनर्जन्म हुआ था। पुनर्जन्म के बाद भी उसने अपनी सारी यादें बरकरार रखीं, इसलिए जन्म लेने के बाद भी वह बात करना जानता था और अपने बिस्तर के पास बैठे लोगों की बातचीत के अनुसार उसे इस बात का अंदाजा था कि वह किस तरह के घर में रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पता चल गया था कि वह अब पहले जैसी दुनिया में नहीं था। यह एक नई दुनिया थी जिसके बारे में जियान चेन ने कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि जिस हवेली में जियान चेन रहता था उसका भी नाम था चंग्यांग हवेली।
ये हवेली लुओ एर शहर के शीर्ष 4 परिवारों में से एक की थी, जिनमें से प्रत्येक के पास शक्ति और प्रभाव का एक आधार था। उनके अपने पिता वास्तव में चंग्यांग कबीले के नेता थे, जिनका नाम चंग्यांग बा था। उनकी मां का नाम बियुनटियन था और वह कबीले के नेता की चौथी उपपत्नी थी। हालांकि वह मुख्य पत्नी नहीं थी, फिर भी उनके पास परिवार में काफ़ी शक्ति थी, क्योंकि उनके पास एक रेडियंट सेंट मास्टर की उपाधि थी। यद्यपि जियान चेन को यह समझ में नहीं आया कि दीप्तिमान संत मास्टर क्या होता है, फिर भी उसे ये समझ में आया कि चूंकि उसकी मां एक दीप्तिमान संत मास्टर थी, इसलिए कबीले में उसका दर्जा ऊंचा था और कई लोग उसका सम्मान करते थे। जियान चेन के बारे में बात करें तो वह चांग्यांग कबीले का चौथा युवा सरदार था और कबीले में उसका बहुत बड़ा रुतबा था। जियान चेन के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन भी थी। पहला भाई चांग्यांग हू था, बहन चांग्यांग मिंग्यू थी और दूसरा भाई चांग्यांग के था। उन चारों के पिता एक ही थे, लेकिन हर एक की मां अलग थी। चांग्यांग हू को छोड़कर चांग्यांग मिंग्यू और चांग्यांग के उससे कई बार मिल चुके थे और दोनों ही उससे कुछ ही साल बड़े थे। भाई बहनों में सबसे बड़ा चांग्यांग मिंग्यू था, जो 4 साल का था। जियान चेन से 3 साल बड़ा, चांग्यांग के उससे 2 साल बड़ा था। हालांकि उन चारों के अलावा परिवार में अभी भी कई अन्य बच्चे थे। इस समय एक बुजुर्ग गृहस्वामी जियान चेन के पीछे से आया और धीरे से बोला, चौथे युवा स्वामी, देर हो रही है और आपकी माँ आपको ढूंढ रही है। जियान चेन को तुरंत वास्तविकता का एहसास हुआ। आसमान की ओर देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि आसमान धुंधला हो रहा है, जो आने वाली रात का संकेत था। अनजाने में जियान चेन पूरी दोपहर वहीं खड़ा रहा था। मैं समझ गया, चांग बाई, मैं 1 सेकंड में वापस चला जाऊंगा। चांग बाई चांग्यांग कबीले के गृहस्वामी थे और परिवार के हर मामले का ध्यान रखते थे। इस वजह से कबीले में उनका दर्जा काफ़ी ऊंचा था। हालांकि वह केवल गृहस्वामी थे, लेकिन उन्हें काफ़ी सम्मान मिला था, लगभग उतना ही जितना घर के मुखिया को मिलता था। चांग बाई के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने जियान चेन को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा। जब जियान चेन सिर्फ आधे साल का था, तब भी उसे चलने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और 8 महीने के अंदर ही उसने बोलना सीख लिया था। वह न सिर्फ साफ बोल सकता था, बल्कि दूसरों से संवाद भी कर सकता था। इन 2 उपलब्धियों के साथ ही जियान चेन को पहले ही जीनियस कहा जा चुका था और कई लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि वह बड़ा होकर कैसा बनेगा। रात में जियान चेन अपनी मां बियुनटियन के साथ भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में गया। जिस भोजन कक्ष में वे दोनों बैठे थे वह विशेष था। वहां केवल घर का मुखिया, उसकी रखैलें और उसके बच्चे ही भोजन कर सकते थे। जब बियुनटियन और जियान चेन डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो 3 सुंदरियां पहले से ही गोलाकार खाने की मेज पर बैठी थीं। उनमें से हर एक की उम्र 20 के आसपास लग रही थी और उनमें से 2 ने अपनी बाहों में एक बच्चा पकड़ रखा था। बच्चों में से एक लड़का था और दूसरा लड़की थी। लड़का लगभग 3-4 साल का था और स्वस्थ लेकिन मोटा था। वह चांग्यांग बा चांग्यांग के का तीसरा बेटा और युवा स्वामी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जिस क्षण चांग्यांग के ने जियान चेन को देखा, उसकी आंखों में दुश्मनी और घृणा भर गई। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वह कुछ शुरू करने के इरादे से भरा हुआ था और कोई भी यह बता सकता था कि वह जियान चेन के खिलाफ पूर्वाग्रह रखता था। चारों महिलाएं चांग्यांग के से जियान चांग के प्रति दुश्मनी को महसूस कर सकती थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा। उनके दिमाग में ये बच्चों के बीच की एक छोटी सी बात थी और निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बच्ची 4-5 साल की लड़की थी जिसके 2 चोटीदार बाल थे। उसकी चमकीली आंखें अभी भी शत्रुतापूर्ण चांग्यांग के को देखती थीं और हंसती थीं। हर हंसी के साथ उसके 2 डिंपल दिखाई देते थे, जिससे वह असाधारण रूप से प्यारी लगती थी। हालांकि अब वह कम उम्र की थी, लेकिन यह निश्चित था कि बड़ी होने के बाद उसकी सुंदरता देवताओं से भी ज्यादा होगी। ये बच्ची चांग्यांग बा की दूसरी संतान थी, साथ ही वह एकमात्र लड़की भी थी, चांग्यांग मिंग्यू। चौथे भाई, तुम यहाँ हो, आओ और बैठो। जियान चेन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और भी शानदार हो गई, क्योंकि उसने उसे अपने पास बुलाया। जियान चेन ने चांग्यांग मिंग्यू की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपनी मां के साथ खाने की मेज पर बैठ गया। बियुनटियान ने जियान चेन को लाड़ प्यार करते हुए धीरे से कहा, जियांग, अपनी चाची और भाई बहनों को नमस्ते कहो। कोई और विकल्प न होने के कारण जियान चेन ने लाड़ प्यार से पली बड़ी महिलाओं की ओर देखा। नमस्ते सबसे बड़ी चाची, दूसरी चाची, तीसरी चाची, दूसरी बहन और तीसरे भाई। जब से उसकी मां ने पाया था कि वह कुशलता से बोल सकता है, तब से वह उसे शिष्टाचार के बुनियादी नियम सिखा रही थी। जियान चेन की प्रवाह के साथ चलो मानसिकता के कारण उसने उसकी शिक्षाओं पर आपत्ति नहीं की। यह इस नई दुनिया में लंबे समय में उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। जब वह पहली बार इस अजीब नई जगह पर आया था तो उसने इस नए शरीर के साथ बहुत संघर्ष किया था। चूंकि वह अपनी पुरानी यादों के साथ पुनर्जन्म ले रहा था, इसलिए उसे अभी भी जियान चेन जैसा ही महसूस हो रहा था। अपनी आत्मा की गहराई में उसे नहीं लगता था कि यह नया जीवन उसका है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने धीरे धीरे अपने नए शरीर और जीवन को स्वीकार कर लिया।
फिर भी बियुनटियन अभी भी उसकी माँ थी। हालांकि यह एक रहस्य था कि वह अपनी यादों को कैसे बनाए रखने में कामयाब रहा। वे किसी दूसरी दुनिया की जगह से थीं। इसका इस नई दुनिया से कोई संबंध नहीं था। इसलिए जियान चेन ने अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में यादों को छिपाने का फैसला किया था। अपने नए जीवन को स्वीकार करने और उसे अपना सब कुछ देने का समय आ गया था। तीनों महिलाएं जियान चेन को देखकर मुस्कुराईं। सुनहरे वस्त्र पहने महिलाओं में से एक ने हंसते हुए कहा, बहन यूनेर, ऐसा लगता है कि जियान तियान अधिक से अधिक बुद्धिमान होता जा रहा है। उसे सिर्फ 1 साल के बच्चे के रूप में देखना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे सच में आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आपके पास इतना बुद्धिमान बच्चा है। बोलने वाली महिला चांग्यांग बा की दूसरी पत्नी और चांग्यांग मिंग्यू बाई यूशुन की मां थी। ये सही है, छोटी बहन यूनएर, दूसरी बहन ने जो कहा वह सही है। हर दिन मैं जियान तियान को और भी अधिक पसंद करने लगी हूँ। जियान चेन के बगल में शांत भाव से बैठी 4 महिलाओं में से एक और महिला थी। वह तीसरी पत्नी थी यू फैंगियान। जियान तियान निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली बच्चा है। 6 महीने की उम्र में चलने और 8 साल की उम्र में बोलने में सक्षम होना, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि 2 साल में जब वह परीक्षण से गुजरेगा तो उसमें कितनी संत ऊर्जा होगी। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि समय आने पर वह हम सभी को सुखद आश्चर्य देगा। अगली महिला जिसने बात की वह काफी उम्रदराज थी और दूसरों की तुलना में बहुत अधिक गुस्सैल लग रही थी। वह पहली पत्नी थी लिंगलोंग। जैसे ही लिंगलोंग ने अपनी बात पूरी की, एक गहरी मर्दाना आवाज में कहा, मैं सहमत हूँ। मैं इस सुखद आश्चर्य के लिए जियांग तियान के तीसरे वर्ष में पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँ। एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया, जो एक गुरु की तरह व्यवहार कर रहा था। सुनहरे रंग की रूपरेखा से सजे एक सफेद चांगपाओ और कंधों तक पहुंचते काले बालों के साथ वो व्यक्ति एक सुकून भरा माहौल दे रहा था। पति, एड्स बाय पब फ्यूचर, पिता। उस आदमी को देखते ही मेज पर बैठे सभी 7 लोग एक साथ खड़े हो गए और एक के बाद एक चिल्लाने लगे। जियान चेन भी अपवाद नहीं था और उसने धीरे से चिल्लाकर कहा, ये युवक वास्तव में चांग्यांग कबीले का मुखिया चांग्यांग बा था। चांग्यांग बा खाने की मेज पर चले गए और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए बैठ गए। जियान चेन की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, जियांग, क्या तुम अभी भी यहाँ रहकर खुश महसूस कर रही हो? जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। हाँ। चांग्यांग बा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। जियांग अगर कभी तुम्हें इस पुराने घर में बंद महसूस हो तो बेहिचक बाहर निकलकर इसका अनुभव करो। मुझे पता है पिताजी, जियान चेन ने जवाब दिया। चांग्यांग बा इस बात से बहुत खुश था कि जियान चेन कितना बुद्धिमान था और वह किसी भी अन्य 1 वर्षीय बच्चे से कितना अलग था। परिवार का खाना खुशी खुशी बीत गया और खाना जल्दी जल्दी खाया गया। इसके बाद जियान चेन अकेले अपने कमरे में लौट आया। अपनी उम्र के हिसाब से उसे अपनी माँ के साथ एक ही कमरे में सोना चाहिए था, लेकिन उसने अनुरोध किया था कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। इस अनुरोध के बारे में जियान चेन दृढ़ था और उसे अन्यथा राजी नहीं किया गया। बियुनटियन ने आखिरकार उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया था और इसलिए उस रात जियान चेन अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके दोनों हाथ घुटनों पर थे, उसके हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर थीं और उसका चेहरा भी ऊपर की ओर था और वह चुपचाप अज़ुलेट तलवार कानून के पहले सिद्धांत का अभ्यास कर रहा था। अज़ुलेट तलवार कानून, यह वही था जिसका जियान चेन अपनी पिछली दुनिया में 20 वर्षों से अध्ययन कर रहा था और यह उसके शस्त्रागार में सबसे मजबूत हथियार बन गया था। यह एक प्रकार की साधना थी जो दुर्लभ और दुर्जेय दोनों थी। इसके सिद्धांत बहुत गहरे थे और इसमें कई मजबूत तकनीकें भी शामिल थीं। अज़ुलेट तलवार कानून एक ऐसी चीज थी जिसे जियान चेन ने बचपन में ही खोज लिया था। पहाड़ों में खेलते समय वह गलती से एक चट्टान से गिर गया था और किसी तरह पानी के एक कुंड में उतरकर बच गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक गुफा में फंसा हुआ पाया, जहां मछलियां ही उसका एकमात्र भोजन स्रोत थीं। मैनुअल मिलने के बाद उसने खुद को इसे सीखने के लिए समर्पित कर दिया और आखिरकार 10 साल बाद उसे सफलता मिली। अपनी सफलता के साथ वह गुफा से बाहर कूदने और ऊपर की भूमि पर लौटने में सक्षम था। जियान चेन एक युद्ध अनाथ था जिसे उसके परदादा और दादी ने गोद ले लिया था। गुफा में फंसे हुए उसे 10 साल हो गए थे, इसलिए जब वह गांव लौटा तो उसके परदादा परदादी बहुत पहले ही बुढ़ापे में चल बसे थे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अब अकेले रह गए जियान चेन ने अपने छोटे से पहाड़ी गांव को अकेले ही दुनिया की यात्रा पर छोड़ दिया। जियान चेन ने अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी जीवन ने उसे दिया था उसे स्वीकार कर लिया था और उसने इस नए जीवन को भी स्वीकार कर लिया था। इस स्वीकृति के साथ उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए आधे साल तक अपने शरीर को साधना और परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। अध्याय 4, आगे का प्रशिक्षण। अज़ुलेट तलवार कानून को 12 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया था। पहली परत शरीर की खेती थी। एक आम कहावत थी कि अगर कोई मजबूत मार्शल आर्ट चाहता है तो उसके पास पहले एक मजबूत शरीर होना चाहिए। आखिरकार मार्शल आर्ट शरीर के कुशल उपयोग पर निर्भर करता है, इसलिए अज़ुलेट तलवार कानून की पहली परत शरीर से संबंधित थी।
ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाने पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वे अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं और हर जगह मांसपेशियां उभरी हुई हो जाती हैं। नंगी आंखों से ही साफ पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पर कितना मजबूत है। कुछ लोगों ने तो अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि उनकी हड्डियां मजबूत स्टील की सलाखों जितनी सख्त हो गई थीं। जियान चेन के अनुसार शरीर को प्रशिक्षित करने की इस तरह की विधि केवल शरीर को बर्बाद कर देगी और मानव शरीर की क्षमता को सीमित कर देगी। इसलिए यद्यपि यह विधि किसी व्यक्ति की ताकत को सामान्य व्यक्ति से अधिक बढ़ाएगी, साथ ही ये शरीर को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाएगी। इस तरह से प्रशिक्षित होने वाले लोगों का जीवन काल आमतौर पर छोटा होता है। जब वे बुढ़ापे में होते हैं तो शरीर के भीतर बीमारियां और दुर्बलताएं उनके लिए अधिक बार होती हैं। दुनिया भर के घुमंतू मार्शल कलाकारों के पास शरीर साधना के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन जियान चेन के लिए ये तरीके औसत दर्जे के थे। ये सही रास्ते नहीं थे, यहाँ तक कि यिजिन जिनका शाओलिन तरीका भी इसका अपवाद नहीं था। टील नोट URL। भले ही यिजिन जिन के सिद्धांत इस मामले में सुंदर थे कि यह किस तरह आंतरिक शक्ति को विकसित करता है और किस तरह बाहरी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, लेकिन यिजिन जिन का शरीर को मजबूत करने का तरीका अभी भी वही था। यह मनुष्य के मूल को मजबूत नहीं करता था और केवल बाहरी शक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करता था। इसे शरीर को विकसित करने का शिखर नहीं माना जा सकता था अगर यह पूरे शरीर को लक्षित न करता। अज़ुलित स्वॉर्ड लॉ में लिखी विधियां वास्तव में गहन और जादुई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की क्यूई को अवशोषित करके और फिर उसे रूपांतरित करके कोई व्यक्ति इसे शरीर की हड्डियों में समाहित कर सकता था। इससे शरीर के हर अंग और यहाँ तक कि हर कोशिका को उनकी सीमा तक मजबूत बनाया जा सकता था। मूल कमजोरी दूर हो जाती और शरीर सबसे इष्टतम अवस्था में पहुंच जाता, जबकि शरीर को लंबी उम्र जैसे अनगिनत लाभ मिलते। जब कोई बाद की विधियों का अभ्यास करता तो उसका भौतिक शरीर ताकत में नई ऊंचाइयों को छूता, और जैसा कि अज़ुलित स्वॉर्ड लॉ ने संकेत दिया, अगर कोई व्यक्ति शरीर की साधना के उच्चतम स्तरों तक पहुंच सकता है तो वह स्वर्ग और पृथ्वी जितना लंबा जीवन जी सकता है। हालांकि यह विधि व्यक्ति की अपनी शक्ति से जुड़ी हुई थी। यदि किसी व्यक्ति की क्यूई उसके भौतिक शरीर से अधिक मजबूत थी तो अज़ुलित स्वॉर्ड लॉ उस क्यूई का उपयोग करेगा और उसे शरीर में शामिल करके उसे और अधिक मजबूत बनाएगा। यदि किसी व्यक्ति का भौतिक शरीर और उसकी क्यूई शक्ति दोनों एक संतुलन में थे तो उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए एक सफलता प्राप्त करनी होगी। केवल इस चक्र के साथ ही व्यक्ति बिना किसी सीमा के अपने पूरे शरीर को लगातार बेहतर बना पाएगा। जियान चेन धीरे धीरे दुनिया की क्यूई को एक अंतहीन धारा में अवशोषित कर रहा था और इसे अपने पूरे शरीर में एक चक्र में प्रसारित कर रहा था। फिर जियान चेन के नियंत्रण में क्यूई उसकी कोशिकाओं और अंगों में शामिल हो जाएगी। जब से वो इस अजीब नई दुनिया में आया था, जियान चेन को उत्साहित करने वाली कुछ चीजों में से एक थी विश्वसार। विश्वसार बहुत घना था, शायद उसकी दुनिया में क्यूई से 100 गुना अधिक घना। पिछली दुनिया की तुलना में जियान चेन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, सिवाय उस पुरानी पर्वत श्रृंखला के जहां वह मर गया था। एक दुनिया स्वर्ग थी, दूसरी दुनिया नर्क थी। अंतर बस इतना स्पष्ट था कि उसे देखा जा सकता था, इसलिए जियान चेन इस बात से बेहद खुश था। हालांकि जियान चेन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस दुनिया के विश्वसार और उसके पिछले संसार के विश्वसार के बीच क्या अंतर है, जबकि दोनों ही भावना में एक जैसे थे। जियान चेन ध्यान से खोज रहा था कि विश्वसार में एक अतिरिक्त प्रकार की ऊर्जा थी। इस प्रकार की ऊर्जा विश्वसार का एक छोटा सा हिस्सा थी और आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी जैसे कि एक साथ मिश्रित हो ताकि उन्हें अलग न किया जा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब उसने इस नई तरह की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया था तो कुछ भी नकारात्मक नहीं हुआ था। इसलिए जियान चेन ने विश्वसार से स्पष्ट रूप से अलग ऊर्जा को हटाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि जियान चेन अब इस मामले में उत्सुक था। उसके दिमाग में विचार और विचार घूम रहे थे, लेकिन इस नई ऊर्जा को इतनी आसानी से समझना इतना आसान नहीं था। जब कभी न खत्म होने वाला विश्वसार उसके शरीर में समा गया तो जियान चेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की हर एक धमनी और कोशिका मजबूत हो गई है। उसके शरीर में समाया गया विश्वसार एक विशाल स्वास्थ्य टॉनिक की तरह था, जिसने इसे अवशोषित करते ही उसके शरीर को जीवंत महसूस कराया। उसका शरीर एक विशाल प्यासे बाघ की तरह था जो और अधिक चाहता था। उसी समय जियान चेन को हर जगह से एक सुखद अनुभूति हो रही थी और वह चिंता से मुक्त महसूस कर रहा था क्योंकि यह भावना उसे दूर ले गई थी। एक पल में एक और साल बीत गया। जियान चेन इस अजीब दुनिया में पूरे 2 साल से था। उन 2 सालों के दौरान जियान चेन ने चांगयांग हवेली के बाहर एक भी कदम नहीं रखा। हर दिन अपने खाली समय में जियान चेन अपने कमरे में अकेले अज़ुलित तलवार कानून के पहले सिद्धांत शरीर साधना का अभ्यास करता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह विश्वसार उसकी पिछली दुनिया के विश्वसार से 100 गुना सघन था, लेकिन एक साल में ही जियान चेन ने अपने शरीर को साधने में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। इस समय इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कोई औसत व्यक्ति उस पर औसत तलवार घुमाए तो उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आएगी।
उसने अपने शरीर को इतना प्रशिक्षित कर लिया था कि एक भी कट नहीं लगेगा। बेशक ये केवल वही था जो जियान चेन ने अपने बारे में सोचा था, वह इसे व्यक्तिगत रूप से खुद पर आजमाने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछले साल जियान चेन का शरीर इतनी तेजी से विकसित हो रहा था कि यह कल्पना से परे था। एक साल में ही उसकी लंबाई 1.2 मीटर हो गई थी, जो 2 साल के बच्चे के लिए असामान्य ऊंचाई थी। इस ऊंचाई के कारण वह वास्तव में 5 या 6 साल का लग रहा था। इस वजह से चांगयांग हवेली में हर कोई अविश्वसनीय रूप से चिंतित था, हालांकि उनमें से कई लोगों को अभी भी उससे बहुत उम्मीदें थीं। उम्मीदें थी कि वह असीमित क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि के लिए सभी को उसके 3 साल के होने का इंतजार करना होगा। इस उम्मीद के बारे में जियान चेन खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शरीर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा था। इसका कारण अज़ुलित तलवार कानून का अभ्यास करना था, क्योंकि अपनी पिछली दुनिया में उसकी उम्र के हिसाब से उसके पास अज़ुलित तलवार कानून नहीं था। हालांकि वो अब भी अपनी माँ बी यूनटियन के साथ डाइनिंग हॉल में जाता था, लेकिन हमेशा की तरह वो अब भी हर रात अपने कमरे में बंद रहता था। बिस्तर पर पैर मोड़कर और घुटनों पर हाथ रखकर वह अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर आसमान की ओर मुंह करके बैठ जाता था। लेकिन इस बार जियान चेन अपने शरीर की साधना नहीं कर रहा था, बल्कि वह चिंतन कर रहा था। इस दुनिया में आए हुए उसे 2 साल हो चुके थे, और उन 2 सालों में उसने कभी भी चांगयांग हवेली से बाहर की बाहरी दुनिया को नहीं देखा था। उसने अपने शरीर की साधना करने के लिए अपने ज्यादातर दिन बंद करके बिताए। अब तक वह इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया था। चांगयांग हवेली के बाहर वह व्यावहारिक रूप से इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। वह अपने दिल में समझ गया कि बाकी सबकी नज़र में वह एक 2 साल का लड़का है। 2 साल का लड़का आमतौर पर अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी बड़ा होता है और बेफिक्र होकर बड़ा होता है, लेकिन जियान चेन ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं था। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच विचार करते हुए जियान चेन ने आखिरकार फैसला किया कि कल सुबह वह अपने माता पिता से पूछेगा। उसके लिए ये जानना और समझना महत्वपूर्ण था कि इस दुनिया में बाहरी दुनिया कैसी है। ये सब सोचने के बाद जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर से उतर गया। आज रात वह हमेशा की तरह अपने बिस्तर के ऊपर अपने शरीर की साधना नहीं करेगा, बल्कि वह अपनी आंखें बंद करके अपने कमरे के मध्य में खड़ा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर जियान चेन के दिमाग में रहस्यमयी पद चिन्हों की एक जोड़ी उभरने लगी। फिर जियान चेन के दिमाग में एक तस्वीर उभरी, बिल्कुल किसी फिल्म की रील की तरह। तस्वीर कभी रुकती नहीं दिख रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक सफ़ेद चांगपाओ पहने हुए व्यक्ति को देख पा रहा था। यह एक युवक था जिसके हाथ में तलवार थी और वह रहस्यमयी भूमि से तेजी से गुजर रहा था। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि एक आम व्यक्ति के लिए उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। चूंकि वह युवक बहुत तेजी से चल रहा था, फिर भी उसके पास बहुत कम जगह थी, इसलिए उसके पीछे कई सारी तस्वीरें चल रही थीं। यह आकृति जियान चेन का पिछला अवतार थी, और जो कदम दिखाई दे रहे थे वे वास्तव में अज़ुलित तलवार कानून का प्रतीक थे, जो वास्तव में एक रहस्यमय छवि थी। जैसे ही सुबह की रोशनी खिड़की की दरार से उसके कमरे में चमकी, जियान चेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और वह कमरे के बीच में खड़ा था। इस घंटे में वह आखिरकार आगे बढ़ गया था। उसके पैर इतनी तेजी से हिल रहे थे कि लगभग सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। उसके पैरों के लिए कुछ समय के लिए इस तरह की गति बनाए रखना, यहाँ तक कि अधिकांश मार्शल कलाकार भी इस स्थिति में नहीं रख पाएंगे। जियान चेन के पैर रहस्यमय तरीके से चल रहे थे क्योंकि वह एक निश्चित पथ पर चल रहा था। जब वह अपने कमरे में तेजी से घूम रहा था, तो उसकी टांगों ने बहुत तेज गति से चलने के कारण एक छोटा सा बवंडर पैदा कर दिया था। हालांकि यह घटना ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन जियान चेन ने हिलना बंद कर दिया, क्योंकि हर सेकंड उसका चेहरा पीला होता जा रहा था। धीरे धीरे सांस लेने के लिए हौंफते हुए जियान चेन के दोनों पैर कांपने लगे और वह रुक गया। जियान चेन धीरे धीरे अपनी खिड़की के पास चला गया और उसके बगल में बैठ गया। अपनी पीठ के निचले हिस्से को मोड़ते हुए उसकी दोनों भुजाएं लगातार उसके पैरों की मालिश कर रही थीं। उस एक पल के लिए रहस्यमयी पद चिन्हों का पीछा करने से उसके पैर अतुलनीय रूप से कमजोर हो गए थे। वो अब अपने पैरों की थोड़ी सी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। जियान चेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। चाहे वह खुद को किसी भी तरह की मार्शल आर्ट में ढालना चाहता हो, सबसे पहले उसे एक बेहतर शरीर पाना था। इतना ही नहीं, बल्कि एक मार्शल आर्ट जितनी अधिक गहन होती है, उसकी आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। जब पद चिन्हों का अनुसरण करने के अभ्यास की बात आती है, अगर उसके पास एक मजबूत शारीरिक काया और मजबूत क्यूई नहीं होती, तो वह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। बेशक सामान्य अभ्यासी उतने समय तक टिक नहीं पाते जितना वह टिक पाया, और अगर उन्होंने कोशिश की होती तो वे अपने शरीर को उसकी क्षमता से अधिक परिश्रम करके नुकसान पहुंचाते। आखिरकार इतनी गहन योग्यता हासिल करना आसान नहीं था। अपने पैरों की मालिश करने के बाद बिस्तर के पास बैठकर उसने अपने पैरों के अपनी मूल अवस्था में वापस आने का इंतजार किया और फिर से बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया।
एक बार फिर उसने दुनिया से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया और इसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। रात जल्दी ही बीत गई और देखते ही देखते आसमान दिन के रंगों से भर गया, और उसी समय जियान चेन के कमरे के बाहर से एक आवाज़ आती हुई सुनाई दी। चौथे गुरु, दिन हो गया है, उठने का समय हो गया है, स्पष्टतः स्त्रीवत पुकार आए। आवाज़ सुनकर जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी बचकानी आवाज़ में चिल्लाया, मुझे पता है बहन होंग हुआ, मैं पहले से ही जाग रहा हूँ। ये कहकर वो अपने बिस्तर से नीचे उतर गया। फिर भी इस समय दरवाज़ा खुला था और 18 साल की उम्र की 2 लड़कियां अंदर आईं। उन दोनों के हाथ में एक छोटी सी सर्विंग ट्रे थी जिस पर एक बेसिन था। बेसिन के चारों ओर एक नया साफ और सुव्यवस्थित तौलिया लपेटा हुआ था जो उसके चेहरे को धोने के लिए था। दूसरी ट्रे में जियान चेन के लिए एक और बेसिन भी था जिसमें वह अपने दांत धोकर दिन की तैयारी कर सकता था। अध्याय 5। तियान युआन महाद्वीप। बहन होंग हुआ, बहन डोंग मेई, आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद। 18 वर्षीय लड़कियों को देखते हुए जियान चेन ने दोनों को चुपचाप धन्यवाद दिया। ये दोनों नौकरानियां चांगयांग परिवार की नौकरानियां थीं और खास तौर पर जियान चेन की रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थीं। चूंकि जियान चेन हमेशा अपने कमरे में अकेला रहता था, इसलिए उसकी माँ बी यूनटियन ने उसकी सेवा करने के लिए 2 नौकरानियां रखी थीं। जियान चेन की बात सुनकर दोनों लड़कियां प्यार से हंसने लगीं और फिर बोली, चौथे गुरु, इतने विनम्र मत बनिए, हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ठीक है चौथे मालिक, कृपया भविष्य में इतनी विनम्रता से पेश न आएं। अगर बड़ों को पता चल गया कि आप हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं तो हमें कड़ी सज़ा मिल सकती है, दूसरी नौकरानी ने कहा था। जियान चेन मुस्कुराया, चिंता मत करो, अगर दूसरे लोग होते तो मैं इस तरह बात नहीं करता। जियान चेन असाधारण रूप से बुद्धिमान था और चांगयांग हवेली में पदों के संबंध में सख्त नियम थे। अगर चौथे मालिक को ऐसे शब्द कहते हुए सुना जाता तो यह निश्चित था कि दोनों लड़कियों को हल्की सजा नहीं दी जाएगी। अपना चेहरा धोने के बाद जियान चेन अपने कमरे से निकलकर हमेशा की तरह अपनी माँ के कमरे की ओर चल पड़ा। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, यह उसके अपने कमरे से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर था। कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद जियान चेन ने अपनी माँ को ड्रेसिंग टेबल पर अपने बगल में खड़ी अपनी 2 नौकरानियों की मदद से मेकअप करते हुए देखा। जियांग तुम आज हमेशा की तुलना में जल्दी आ गई हो। जियान चेन पर एक नज़र डालने पर प्यार और प्रशंसा से भरी एक कोमल मुस्कान देखी जा सकती थी। उसके चेहरे पर प्यार का भाव देखकर जियान चेन का दिल भी नर्म हो गया। अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन ने बचपन में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और इसलिए उसे कभी भी माँ के प्यार के बारे में पता नहीं था, न ही उसे कभी इसका अनुभव हुआ था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आया तो उसने माँ के प्यार की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, और इसलिए उसने धीरे धीरे समय के साथ प्यार की इस भावना को संजोना शुरू कर दिया था। जियान चेन अपनी माँ के पास गया और उसके पेट को सहलाते हुए शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ कहा, आपका बेटा भूखा है। कल रात के कठोर व्यायाम के बाद उसे भूख की हल्की पीड़ा महसूस हो रही थी। बी युनतियान ने जियान चेन के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा और हंसते हुए कहा, फिर एक पल में माँ आपको खाने के लिए भोजन कक्ष में ले जाएगी। हाँ, जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अपने दिल में वह चुपके से अपनी माँ द्वारा दिखाए गए प्यार भरे ख्याल का आनंद ले रहा था। एक और सेकंड के लिए रुककर जियान चेन ने फिर से अपना मुंह खोला, माँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। बी युनतियान ने जियान चेन को गर्मजोशी से देखा और कहा, जियांग, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। जियान चेन एक पल के लिए झिझका और फिर अपने मन की बात याद करने लगा। अपनी माँ की ओर देखते हुए उसने कहा, माँ, क्या आप अपने बच्चे को बता सकती हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है? जियान चेन की बात सुनकर बी युनतियन उसके सवाल से चौंक गई। अपना मुंह खोलते हुए उसने पूछा, जियांग, क्या तुम्हें बाहरी दुनिया में दिलचस्पी है? आपका बेटा तो केवल जिज्ञासु है, उसने उत्तर दिया। बी युनतियन ने हंसते हुए कहा, जियांग, बाहरी दुनिया बहुत विशाल है और बहुत जटिल भी। बाहरी दुनिया के मामले सिर्फ शब्दों से स्पष्ट नहीं किए जा सकते। अगर तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो सबसे अच्छा होगा कि तुम लाइब्रेरी में जाकर इस पर कुछ किताबें पढ़ो। जब उसने अपना जवाब दिया तब भी बी युनतियन का चेहरा थोड़ा असहाय लग रहा था। लेकिन जियांग, तुम अभी भी पढ़ना नहीं जानती। अगर तुम लाइब्रेरी भी जाओगी तो तुम कोई भी शब्द नहीं पढ़ पाओगी। माँ, तो फिर क्यों न हम कुछ लोगों को बुलाकर मुझे पढ़ना सिखाएं? जियान चेन की आवाज़ में कुछ असंतोष था। खिलखिलाते हुए बी युनतियन ने कहा, जियांग, तुम सिर्फ 2 साल की हो। तुम्हारी माँ ने पहले कभी 2 साल के बच्चे को पढ़ना सीखते नहीं सुना या देखा है। यहाँ तक कि पूरे तियान युआन महाद्वीप में भी इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं हुई। आमतौर पर किसी भी बच्चे ने सबसे पहले 4 से 5 साल की उम्र में पढ़ना सीखना शुरू किया था। जियान चेन तुरंत समझ गया, माँ, आपका बेटा पढ़ना सीखना चाहता है। क्या आप कृपया कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकती हैं जो मुझे पढ़ना सिखा सकें? बी युनतियन अवाक रह गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई।
जियांग, पढ़ना सीखना एक थका देने वाला काम है और साथ ही बेहद उबाऊ भी है। तुम्हें समझना चाहिए कि महाद्वीप में कई अलग अलग शब्द हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी से सीखा जा सके। क्या तुम सच में अभी सीखना चाहती हो? जियान चेन ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया। मैं हूँ। जियान चेन का जवाब सुनकर बी यूनटियन की मुस्कान और भी शानदार हो गई। एक खुश हंसी के साथ उसने कहा, अगर जियांग र की यही मांग है तो माँ तुम्हारा पूरा समर्थन करेगी। अपना सिर घुमाते हुए उसने पुकारा, जियाओ लियू, एक पल में लो सिटी जाओ और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक को काम पर रखो और उसे हवेली में लाओ ताकि वह मेरी जियांग र को पढ़ना सिखा सके। हाँ, मेरी महिला नौकरानी जो बी यूतियांग के बालों में कंघी कर रही थी ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। जियांग, काफी समय हो गया है, चलो हम दोनों भूखे मरने से पहले भोजन कक्ष में चलें। दिन जल्दी ही बीत गया और जब दूसरा दिन आया तो बी यूतियान द्वारा नियुक्त शिक्षक हवेली में आया और उसे पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। और इसलिए उस पल से जियान चेन अपना दिन गंभीरता से पढ़ने का अध्ययन करने में बिताता था, क्योंकि उसने अतीत की अपनी यादों से कुछ मानसिक दृढ़ता और ज्ञान बनाए रखा था। इस नई दुनिया की लिखित भाषा सीखना इतना मुश्किल नहीं था। उस शिक्षक के साथ जो उसे पढ़ाने में अपना दिल और आत्मा लगा रहा था और साथ ही उसकी अद्भुत याददाश्त क्षमता, उसके लिए पढ़ना सीखना बेहद तेज और आसान था। सिर्फ 3 महीने की छोटी सी अवधि में उसने पहले ही महाद्वीप के सबसे बुनियादी शब्दों में महारत हासिल कर ली थी। एड्स बाय पब फ्यूचर जियान चेन की सीखने की गति ने शिक्षिका को आश्चर्यचकित कर दिया था। बी यूनटियन को जब पता चला कि उसने 3 महीने में अधिकांश लिखित भाषा सीख ली है तो उसे यकीन नहीं हुआ। अंत में उसने जियान चेन को एक परीक्षा में बैठाया, इससे पहले कि वो इस तथ्य को स्वीकार कर सके। अगर कोई जियान चेन की तरह महाद्वीप में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश शब्दों को पढ़ना और लिखना चाहता है तो उसे कम से कम 2 साल बिताने की जरूरत थी। जियान चेन ने इसे 3 महीने में पूरा किया, जबकि इसमें 2 साल लग गए। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने यह उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि जल्द ही जियान चेन के पिता के कानों तक पहुंच गई। चांगयांगबा ने व्यक्तिगत रूप से जियान चेन से इस बारे में मुलाकात की। जियांग, तुमने इतने कम समय में बहुत कुछ सहा है, अब आराम करने का समय है। अपने पिता से कहो कि तुम्हें इनाम दो, क्योंकि तुमने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत से पढ़ना सीखा है। मुझे नहीं पता कि जियांग क्या इनाम चाहेगा। चांगयांगबा के चेहरे पर मुस्कान थी और वह जियान चेन की तरफ देखते हुए बोल रहा था। अपने बेटे के रूप में इतने प्रतिभाशाली होने के कारण उसे खुद पर बहुत गर्व था और वह किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में जियान चेन की अधिक देखभाल करता था। ये सुनकर जियान चेन की आंखें चमक उठीं और जवाब देने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए सोचा, पिताजी, क्या आप अपने बेटे को पुस्तकालय में जाने और वहां कुछ किताबें पढ़ने की अनुमति देंगे ताकि मुझे कुछ अनुभव मिल सके और मैं और भी अधिक सीख सकूं? चांगयांगबा की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने जियान चेन को संतुष्टि से देखा। जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा, यह बिल्कुल भी समस्या नहीं है जियांग, तुम्हारा दिल खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखता है और तुम्हारे पिता को इस पर गर्व है। मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करता हूँ। जब भी तुम चाहोगी, लाइब्रेरी तुम्हारे लिए मुफ्त होगी। धन्यवाद पिताजी। जियान चेन के चेहरे पर खुशी के भाव थे। लाइब्रेरी में प्रवेश कर पाना एक उपलब्धि थी जिसके बारे में जियान चेन वास्तव में खुश हो सकता था। आखिरकार वह समझ गया था कि लाइब्रेरी ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। प्रवेश करने के लिए व्यक्ति की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसे सीधे चांगयांग कबीले से आना चाहिए। बेशक अगर किसी को कबीले के नेता से अनुमति मिल जाती है तो आवश्यकताओं को माफ किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद चांगयांगबा ने अपने कमरे से जाने से पहले कुछ समय के लिए जियान चेन पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। उसके जाने के बाद जियान चेन अब अपने कमरे में नहीं बैठ पा रहा था। तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर वह लाइब्रेरी की दिशा में चला गया। 3 महीने तक ध्यानपूर्वक पढ़ना सीखने के बाद ये सब लाइब्रेरी में प्रवेश करने और बाहरी दुनिया से संबंधित जानकारी देखने में सक्षम होने के इस क्षण तक ले गया। भले ही किताबों में बाहरी दुनिया के बारे में बहुत अधिक विवरण न हो, जियान चेन हमेशा अपनी माँ से पूछ सकता था। लेकिन किताबों में निश्चित रूप से उसकी माँ की तुलना में अधिक विवरण थे और साथ ही काफी व्यापक भी थे। नतीजतन जियान चेन ने किताबों को अधिक महत्व दिया था। लाइब्रेरी का स्थान जियान चेन को बहुत पहले ही पता चल चुका था। यह उसके परिवार के आंगन के पीछे एक बड़े शिवालय में था। जब जियान चेन ने पीछे के प्रांगण में प्रवेश किया तो उसने तुरंत महसूस किया कि हर दिशा में कई विशेषज्ञ छिपे हुए हैं और उसे सांप जैसी आंखों से घूर रहे हैं। अपने सिर को ऊंचा और गर्व से रखते हुए जियान चेन ने दिखावा किया कि उसे विशेषज्ञों का आभास नहीं हुआ और वह टॉवर में आगे बढ़ गया। अगर वह दूसरे लोगों को बता देता कि उसे लोगों का आभास हो गया है जो उसे छुपे हुए क्षेत्रों से देख रहे हैं, तो उसके बाद कई तरह के परेशान करने वाले सवाल उठ खड़े होते। वह आखिर 2 साल का बच्चा था जिसे मार्शल आर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चांगयांग हवेली में कई प्रत्यक्ष वंशज थे, लेकिन बहुत से लोग लाइब्रेरी की ओर नहीं जा रहे थे। इसलिए जियान चेन ने केवल उन लोगों को देखा था जो उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले गार्ड थे और लगभग कोई अन्य कबीले का सदस्य नहीं था।
जियान चेन जल्दी से टॉवर के दरवाजे पर पहुंचा और फिर अपना सिर ऊपर उठाकर टॉवर के दरवाजे के ऊपर लटके हुए बहुत बड़े बोर्ड को देखा। उस पर बुक पवेलियन शब्द बड़े ही आकर्षक तरीके से लिखे हुए थे, जिसके नीचे 2 गार्ड खड़े थे। जब उसने उन 2 गार्डों को देखा तो उसे लगा कि इन गार्डों में निश्चित रूप से ताकत की कमी नहीं है। गेट खुलने का इंतजार करते हुए जियान चेन 2 गार्डों की वजह से बिना किसी बाधा के सीधे अंदर चला गया। वे लगभग लकड़ी की नक्काशी की तरह थे, जो अपनी पीठ सीधी करके किनारे पर स्थिर खड़े थे। यहाँ तक कि जब जियान चेन दिखाई दिया तो दोनों ने उसका अभिवादन भी नहीं किया। जैसे ही जियान चेन ने भीतरी टॉवर में प्रवेश किया, एक लंबा और संकरा गलियारा उसकी आंखों को आकर्षित कर गया। बाहर दिन का समय था और रोशनी खूबसूरती से चमक रही थी, जिससे एक ऐसा नज़ारा बन रहा था जो किसी और जैसा नहीं था। गलियारे की दीवारों पर एक चमकीला चांद मोती लटका हुआ था और दालान को रोशन करने के लिए रोशनी दे रहा था। गलियारे की लंबाई काफ़ी लंबी थी, जो अंत में 2 रास्तों में बंध गई। जियान चेन ने अनुमान लगाया कि दोनों रास्ते टॉवर के विपरीत दिशा से होकर गुजरते थे और फिर कुछ दूरी के बाद फिर से जुड़ जाते थे। चौथे गुरु कबीले के नेता ने कहा है कि आपको टॉवर के बाईं ओर जाने का अधिकार है। एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। छाया से धीरे धीरे बाहर आता हुआ एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दिखाई दिया। ये सुनकर जियान चेन ने पलट कर देखा। हालांकि टॉवर के इस हिस्से में रोशनी कम थी, लेकिन वह छाया के बीच में उस आकृति को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके बाल सफ़ेद थे और पूरे शरीर पर झुर्रियां थीं, चांदी का चांग पाव पहने हुए, जिसमें कोई अन्य रंग नहीं था। फिर भी वो अपेक्षाकृत सामान्य दिख रहा था। किसी को भी संदेह नहीं था कि वह एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। जियान चेन ने बूढ़े आदमी को चाहे जितना भी देखा हो, उसे औसत दर्जे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि उसने फिर भी बूढ़े आदमी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह उसकी आंतरिक प्रवृत्ति थी जिसने उसे बताया कि यह बूढ़ा व्यक्ति असाधारण ताकत वाला एक विशेषज्ञ था। इस दुनिया में आने के बाद से उसने जो सबसे मजबूत आदमी देखा था वह उसके पिता चांग्यांगबा थे, लेकिन जियान चेन को इस बूढ़े आदमी से जो महसूस हो रहा था उसके हिसाब से उसके पिता को मापना असंभव था। अध्याय 6 संत की परीक्षा। हालांकि जियान चेन उसकी कमजोर शक्ल को देख सकता था और बूढ़े आदमी की असली ताकत को पहचान सकता था, लेकिन वह स्थिर रहा और अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। अपना आभार दिखाने के लिए चुपचाप सिर हिलाते हुए वह बूढ़े आदमी के पास गया और बाएं गलियारे से नीचे चला गया। गलियारे के अंत में पहुंचकर जियान चेन की आंखें चमकने लगीं, क्योंकि वह एक बड़े कमरे में चला गया था। इस कमरे में रोशनी असाधारण रूप से उज्ज्वल थी, इतनी कि यह बाहर की रोशनी के बराबर थी। लाइब्रेरी की दीवारों पर कई साफ सुथरी किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं, जिनमें हजारों किताबें रखी हुई थीं। जियान चेन ने धीरे से अपना सिर झुकाकर छत की ओर देखा। उसे पता था कि रोशनी इतनी तेज क्यों थी। इसका कारण छत थी। उसे नहीं पता था कि छत किस सामग्री से बनी है, लेकिन यह अजीब तरह से तेज चमक बिखेर रही थी। हालांकि रोशनी कुछ तीव्र थी, लेकिन यह आंखों को परेशान करने वाली नहीं थी। हालांकि छत ने उसकी दिलचस्पी जगा दी थी, लेकिन वह इसे समझने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बुकशेल्फ के पास जाकर उसने आखिरकार एक किताब उठाई और उसे पलटना शुरू कर दिया। किताब में काफी स्पष्ट विवरण लिखा हुआ था, हालांकि ये दूसरी किताबों की तरह मोटी नहीं थी। जियान चेन को किताब को पूरा पढ़ने में 3 घंटे लगे थे। इस वजह से उसे आखिरकार इस अजीब दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। इस महाद्वीप को तियान युआन महाद्वीप कहा जाता था और यह काफी बड़ा था। यहाँ विभिन्न आकार के कई देश थे और यहाँ तक कि सभी आकार के और भी शहर थे। सबसे बड़े शहरों को राजधानियां कहा जाता था और हर एक शहर अनगिनत मीलों तक फैला हुआ था, और इनमें से हर राजधानी पर एक शहर शासक का शासन था। प्रत्येक शासक कई मिलियन से लेकर 10 मिलियन संरक्षक सैनिकों का प्रभारी भी था। हालांकि पूरे तियान युआन महाद्वीप में केवल 7 राजधानियां थीं, जबकि 7 में से 3 पर एक ही मजबूत साम्राज्य का नियंत्रण था। सबसे मजबूत साम्राज्यों में काल साम्राज्य और फेलिसिटी साम्राज्य थे, जिनके पास 2-2 राजधानियां थीं। ये पवित्र साम्राज्य था जिसने पहली 3 राजधानियों को नियंत्रित किया था। राजधानियों के अंतर्गत राजा शहर थे, लेकिन राजा शहर राजधानियों की तुलना में बहुत छोटे थे। व्यवहारिक रूप से हर राज्य में कम से कम एक राजा शहर था और प्रत्येक राजा शहर में 10 लाख संरक्षक सैनिक थे। राजा शहरों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के शहर थे जिनमें 800,000 संरक्षक सैनिक थे। द्वितीय श्रेणी के शहरों में प्रत्येक में 400,000 संरक्षक सैनिक थे। द्वितीय श्रेणी के शहरों के अंतर्गत अलग अलग गांव थे जिनके पास अपने स्वयं के संरक्षक सैनिक थे, लेकिन उनकी संख्या 50,000 से अधिक नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी ताकत और संख्या भी बहुत भिन्न थी। तियान युआन महाद्वीप में ऐसे लोग थे जो सेंट फोर्स नामक किसी चीज का अभ्यास करते थे। जब उनका सेंट फोर्स 10वें स्तर पर पहुंच जाता है तो विशेषज्ञ की विचारधारा के आधार पर सेंट फोर्स एक सेंट के हथियार में संघनित हो जाएगा। 1000 से ज्यादा आकृतियां थीं और हर एक पूरी तरह से विशेषज्ञ की विचारधारा पर निर्भर थी। सेंट फोर्स से बनने वाले सेंट वेपन के परिणामस्वरूप एक बार बनने के बाद इसने विशेषज्ञ के साथ एक विशेष संबंध बनाया।
कुछ लोगों को एक उत्कृष्ट उपहार के साथ एक सेंट वेपन प्राप्त होगा जिसमें एक विशेष विशेषता होगी। इन विशेषताओं को पृथ्वी, हवा, पानी, आग, प्रकाश और अंधेरे के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन तत्वों में प्रकाश और अंधेरे को शायद ही कभी देखा गया था, लेकिन फिर भी वे बेहद शक्तिशाली थे। प्रकाश तत्व उपचारात्मक पहलू में अत्यंत शक्तिशाली था, और जिन लोगों के पास प्रकाश से युक्त संत हथियार थे उन्हें तियान युआन महाद्वीप में अमर की उपाधि दी गई थी। उन्हें यह उपाधि इस तथ्य के कारण दी गई थी कि युद्ध के मैदान में रहते हुए वे किसी भी नुकसान की आसानी से भरपाई कर सकते थे। युद्ध के मैदान में यदि वे एक बार में मारे नहीं गए तो उन्हें हराना लगभग असंभव होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर अंधेरे तत्व वाले लोग संक्षारक स्वभाव के होते थे। न केवल यह एक परेशानी भरा तत्व था, बल्कि अंधेरे गुणों वाले लोगों की मांग भी बहुत थी। रात में वे अपनी मर्जी से आ जा सकते थे, जिससे उन्हें नाइट लॉर्ड्स की उपाधि मिली, क्योंकि रात उनके अधीन थी। बाकी चार तत्वों में से प्रत्येक की अपनी अपनी ताकत थी। उनके पास कितनी शक्ति थी यह व्यक्ति की अपनी ताकत और निर्णय पर निर्भर करता था। बेशक तियान युआन महाद्वीप में जिनके पास विशेषता वाला संत हथियार था उनकी संख्या 10 में से एक थी, जबकि जिनके पास विशेषता नहीं थी, युद्ध के मैदान में जिनके पास विशेषता थी, उनके खिलाफ लड़ना अक्सर उन लोगों की तुलना में कठिन होता था जिनके पास विशेषता नहीं थी। संत हथियार सबसे शक्तिशाली हथियार थे। युद्ध में संत हथियारों को इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से बुलाया जा सकता था और वे अपने स्वामी को उनकी सीमाओं को पार करने में सहायता प्रदान कर सकते थे। साथ ही संत हथियार और उसके स्वामी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। संत हथियार को जो भी चोट लगती थी वह स्वामी को समान रूप से वापस मिलती थी। साथ ही अगर संत हथियार कभी टूट जाता तो स्वामी को घातक घाव भी लग सकता था। अगर स्थिति गंभीर थी तो एक घाव भी मौत का कारण बन सकता था। हालांकि संत शस्त्रों को तोड़ना बहुत कठिन था। जब तक संत शस्त्र विरोधी बल से अधिक शक्तिशाली था तब तक उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचता था। जब संत शस्त्र आकार ले लेता है तो साधना का ये नया तरीका दुनिया से क्यूई को अवशोषित करके उसे और मजबूत बना देगा। इस विधि से व्यक्ति की अपनी ताकत भी बढ़ेगी। एक बार जब संत हथियार बन जाता है तो विशेषज्ञ को संत कहा जाएगा। तियान युआन महाद्वीप में संतों को 9 अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। संत, महान संत, संत गुरु, महान संत गुरु, पृथ्वी संत गुरु, स्वर्ग संत गुरु, संत शासक, संत राजा और संत सम्राट। प्रत्येक स्तर के भीतर उन्हें आगे 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, निचला, मध्य और ऊपरी। तियान युआन महाद्वीप के भीतर एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरे महाद्वीप में फैली हुई है, जिसे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये श्रृंखला अनगिनत जादुई जानवरों से भरी हुई थी। आप जितना अंदर जाते जानवर उतने ही मजबूत होते जाते। इन जादुई जानवरों को भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। कक्षा 1 के जानवर संत के बराबर थे, जबकि कक्षा 2 के जानवर महान संत के बराबर थे। इसी तरह कक्षा 8 के जानवर संत राजा के बराबर थे और अंत में कक्षा 9 के जानवर संत सम्राट के बराबर थे। उसी समय तियान युआन महाद्वीप में भाड़े के सैनिक नामक एक बहुत ही प्रमुख पेशा था। इस पुस्तक के अनुसार तियान युआन महाद्वीप में कई भाड़े के सैनिक थे। ये भाड़े के सैनिक पैसे के लिए कई तरह के काम करते थे। हालांकि कई भाड़े के सैनिक राक्षसों का शिकार करने और पैसे के लिए राक्षसों के कोर बेचने के लिए जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे। हालांकि खतरे बहुत बड़े थे, लेकिन पुरस्कार भी उतने ही उदार थे, क्योंकि महाद्वीप में राक्षस कोर का बहुत अधिक मूल्य था। राक्षस कोर जितना उच्च ग्रेड का होता था उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती थी। कुछ उच्च रैंक वाले राक्षस कोर थे जिन्हें केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। राक्षस कोर महाद्वीप में सबसे अधिक वांछित वस्तुओं में से एक थे। राक्षस कोर के केंद्र के अंदर बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा होती थी और इसे मनुष्यों द्वारा तेज प्रशिक्षण गति के लिए अवशोषित किया जा सकता था। राक्षस कोर से ऊर्जा को अवशोषित करना अंततः विश्व सार को अपने शरीर में अवशोषित करने की कोशिश करने से ज्यादा तेज था। हालांकि खेती की गति बढ़ाने के लिए राक्षस कोर का उपयोग करना एक ऐसा तरीका नहीं था जिसे आम जनता बिना बहुत सारे पैसे के कर सकती थी। कुछ अजीबोगरीब बातों के अलावा जियान चेन आखिरकार इस दुनिया के बारे में कई बातें समझने लगा था। ये दुनिया असाधारण रूप से क्रूर थी और हर जगह युद्ध होते थे। इस दुनिया के लोग उसकी पुरानी दुनिया की तुलना में ज्यादा खतरनाक थे। अगर कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था तो उसे जीवित रहना मुश्किल लगता। महाद्वीप के ज्यादातर लोग अभ्यासी भी थे। हालांकि औसत अभ्यासी औसत ताकत का होता। औसत व्यक्ति अपने संत बल को 10वें स्तर तक विकसित करने और उसे संत के हथियार में संघनित करने में सक्षम नहीं होगा। अगर इन लोगों को उचित प्रशिक्षण और सहायता नहीं मिलती तो वे पहाड़ों में रहने वाले किसान की तरह सबसे निचले स्तर पर ही रहेंगे। किताबें खत्म करने के बाद जियान चेन ने आखिरकार नई दुनिया को बेहतर तरीके से समझा। संत हथियार, तत्व और गुण, जादुई जानवर, राक्षस कोर और भाड़े के सैनिक, सब कुछ जियान चेन के लिए एक नया अनुभव था जिसने उसके दिल को रोमांचित कर दिया। वह नई दुनिया का इंतजार कर रहा था और चांगयांग हवेली को तुरंत छोड़ना चाहता था। बाहरी दुनिया का अनुभव करने में सक्षम होना गति का एक ताज़ा बदलाव होगा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि जियान चेन जानता था कि वह आने वाले सालों में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। उसके माता पिता कभी भी 3 साल के बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। अगर वह घर से बाहर भी निकल जाता तो उसके पास खुद का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं होता। लंबे समय के बाद जियान चेन ने अपने प्रशिक्षण में और भी अधिक प्रयास करने का फैसला किया। अपने दैनिक भोजन के अलावा वह हर दिन अपने कमरे में अकेले प्रशिक्षण में बिताता था। उसने अभी भी अज़ुलेट तलवार कानून के साधना चरण की मूल बातें पूरी नहीं की थीं, इसलिए वह जो विश्वसार अवशोषित कर रहा था वह उसके पूरे शरीर में समान रूप से वितरित हो गया, प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर उसके शरीर को मजबूत बना रहा था। ये केवल तब था जब उसका शरीर विश्वसार द्वारा और अधिक मजबूत नहीं हो सकता था। तभी जियान चेन दूसरे चरण में प्रवेश करने में सक्षम था, जहां वह अपने सच्चे क्यूई का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू करेगा। वर्तमान में जियान चेन के पास अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शारीरिक बनावट थी। हालांकि उसके शरीर के कुछ क्षेत्र जहां क्यूई पहले उसकी पिछली दुनिया में एकत्र हुई थी, अभी भी खाली थे। अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन 1 साल के भीतर साधना चरण को पूरा करने में कामयाब रहा था। चूंकि यह विश्वसार कम से कम 2 गुना अधिक शक्तिशाली था, भले ही उसे सफलता पाने में 2 साल से अधिक समय लग रहा था, उसका शरीर और अधिक मजबूत होता जा रहा था, जिससे उसके वर्तमान शरीर में उसके पिछले शरीर से भी अधिक मजबूत होने की क्षमता थी। हालांकि जियान चेन सामान्य रूप से पूरे दिन अपने कमरे में छिपकर साधना करता था, लेकिन उसके माता पिता में से किसी ने भी बाहरी तौर पर किसी तरह की हैरानी या चिंता नहीं जताई थी। इसका कारण ये था कि चांगयांग हवेली में माता पिता आमतौर पर बच्चों को सांस लेने की एक विधि सिखाते थे और उन्हें 1 साल तक प्रशिक्षित करते थे। तीसरे वर्ष तक ये बच्चे ये देखने के लिए एक परीक्षा देते थे कि उनकी संत शक्ति कितनी मजबूत है और उनकी क्षमता के साथ साथ उनकी योग्यता का भी मूल्यांकन करते थे। जब जियान चेन 2 साल का था तो बियुनटियन ने उसे वही सांस लेने की विधि सिखाई थी जो अन्य बच्चों ने सीखी थी। हालांकि जियान चेन ने इस सांस लेने के व्यायाम को लिया और इसे अपने दिमाग की गहराई में फेंक दिया, क्योंकि जियान चेन ने महसूस किया था कि इस तरह का प्रशिक्षण एक वयस्क को खेलने के लिए बच्चे का खिलौना देने जैसा था। परिणामस्वरूप जियान चेन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने केवल यही सोचा कि जियान चेन श्वास विधि का अभ्यास कर रहा है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जियान चेन ने आखिरकार पिछली रात की साधना का अभ्यास पूरा कर लिया था। आज का दिन उसके लिए खास था, क्योंकि आज उसका 3रा जन्मदिन था। साथ ही आज वह दिन भी था जब उसे तियान युआन महाद्वीप के किसी भी अन्य 3 वर्षीय बच्चे की तरह ही उसी परीक्षा से गुजरना था, संत की परीक्षा। अपनी मां बी युनतियान के साथ भोजन कक्ष में जाने के बाद जियान चेन को बाद में चांगयांग कबीले के आधिकारिक मुख्य हॉल में ले जाया गया। चांगयांग हवेली ने बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया और जिस क्षेत्र में जियान चेन रहता था उसकी तुलना में उसने जमीन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। सड़क पर चलते हुए जियान चेन ने बिना रुके हवेली को देखा। अपने पहले 3 सालों में जियान चेन ने अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताया था और खेती बाड़ी करता था। बहुत कम ही वह हवेली के इर्द गिर्द घूमता था। चांगयांग हवेली के अंदर वर्दीधारी गश्ती दल के एक बड़े समूह ने इलाके में चहलकदमी की। कई तेज निगाहें छिपे हुए इलाकों से चारों ओर घूर रही थीं और दिन का समय होने के बावजूद उनमें थोड़ी सी भी शांति का भाव नहीं दिख रहा था। जैसे ही जियान चेन प्रशिक्षण मैदानों की एक श्रृंखला से गुजरा, अंदर से एक छोटी लेकिन धीमी आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। अंदर एक नज़र डालने पर ही पता चला कि 10 साल के बच्चों का एक छोटा समूह एक अधेड़ उम्र के आदमी द्वारा कुछ मार्शल आर्ट अभ्यास सिखा रहा था। जियान चेन ने अपने दिल में समझ लिया कि ये बच्चे सीधे परिवार की वंशावली में पैदा हुए शिष्य थे। चांगयांग कबीले में लगभग 1000 कबीले के लोग थे। हालांकि उनमें से आधे पहरेदार और नौकर थे, लेकिन बाकी आधे कबीले के भीतर पैदा हुए सदस्य थे। प्रशिक्षण मैदान से गुजरते हुए बी युनटियन अपने बेटे को एक आधिकारिक दिखने वाले गलियारे के बीच में ले गई। यह वह जगह थी जहां जियान चेन को संत की परीक्षा से गुजरना था। अध्याय 7 भूली हुई प्रतिभा। हालांकि बाहर का हॉल बहुत बड़ा था, लेकिन चांगयांग के मुख्य हॉलवे का अंदरूनी हिस्सा और भी बड़ा था। वहां दर्जनों लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। उनमें से कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष भी थे जो अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे और बाकी लोगों से अलग दिख रहे थे। बी युनटियन ने जियान चेन को दालान के सामने वाली सीट पर ले गया। जो लोग आगे बैठना चाहते थे उन्हें कबीले में उच्च दर्जा प्राप्त होना चाहिए था, और चूंकि जियान चेन कबीले के नेता का चौथा बेटा था, इसलिए उसे आगे बैठने का अधिकार था। हालांकि उसकी अपनी सीट अभी तक नहीं बनी थी, इसलिए उसे अपनी मां के साथ एक ही कुर्सी साझा करनी पड़ी। प्यारा सा जियान चेन अपनी मां की गोद में धीरे से बैठ गया और कुछ नहीं बोला। देखते ही देखते लोगों की एक कतार एक एक करके हॉल में घुस गई और अपनी सीटों के सामने रुक गई। नए लोगों में जियान चेन की तीसरी चाची भी शामिल थी, जो अपने बच्चे को साथ लेकर चल रही थी। अरे चौथे भाई, आज वह दिन है जब तुम संत परीक्षा दोगे। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम दूसरी बहन को निराश न करो। चांगयांग मिंग्यू का सुंदर चेहरा जियान चेन को देखकर मुस्कुराया जब वह नर्म लेकिन उत्साही आवाज में बोल रही थी।
हालांकि वह धीरे बोल रही थी, लेकिन हॉल में मौजूद सभी लोगों ने साफ साफ सुना था कि वह किसके बारे में और क्या बात कर रही थी। मिंगयू, उसकी माँ ने उसे तीखी नजर से देखा और वह नर्म झिड़की के साथ बोली। चांगयांग मिंगयू ने हंसते हुए जियांग चेन की तरफ जीभ निकाली। बिना कुछ और बोले वह शांति से अपनी मां के बगल में बैठ गई और उसकी चमकीली आंखें तेजी से झपकने लगीं, क्योंकि वह हॉल में मौजूद दूसरे लोगों को देख रही थी। जल्द ही हॉल में सभी लोग बैठ गए और वे समय समय पर जियान चेन को देखते रहे और उनके चेहरों पर उम्मीदों के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने का कारण जियान चेन का सेंट टेस्ट था। अगर यह कबीले का कोई और बच्चा होता तो संत परीक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते। लेकिन जियान चेन कोई सामान्य बच्चा नहीं था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। वह चांगयांग कबीले के नेता का बच्चा था और साथ ही उसके पास स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त एक जन्मजात प्रतिभा भी थी। पूरे कबीले ने व्यवहारिक रूप से अपनी सारी उम्मीदें इस बच्चे पर लगा रखी थी, इसलिए जब जियान चेन की संत परीक्षा से गुजरने की बारी आई तो कबीले का हर सदस्य वहां मौजूद था। आखिरकार जियान चेन के नाम कई उपलब्धियां थीं और सेंट टेस्ट उनके लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जब सभी लोग बैठ गए तो जियान चेन के पिता चांगयांग बा हॉल के मध्य की ओर आए और सिंहासन पर बैठ गए, जो उनके कबीले के नेता के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता था, और उनके ठीक बगल में एक बड़ा सा ब्लेड रखा हुआ था। चांगयांग बा की नज़रें सिर्फ एक सेकंड के लिए जियान चेन पर रुकी, लेकिन जियान चेन को उस पर हल्की सी मुस्कान दिख गई। इसके तुरंत बाद एक आवाज़ सुनाई दी, जो जियान चेन के सेंट टेस्ट की शुरुआत का संकेत थी। देशु, मुझे खेद है कि आपने संत परीक्षण समारोह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, चांगयांग बा ने बड़े से विनम्रता से कहा। वो बुजुर्ग लगभग 60 से 70 साल का सफ़ेद बालों वाला आदमी लग रहा था, जिसने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और उत्साह से भरी हुई थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा आदमी हंसा। कबीले का नेता बहुत विनम्र है। अब केंद्र की ओर चलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने जियान चेन को देखा और फिर दोस्ताना लहजे में पुकारा, चौथे मास्टर, अगर आप कृपया। बी युनतियान ने जियान चेन को बड़े स्नेह से देखा और फुसफुसाया, जियांग, कृपया वहां जाएं जहां डेशु खड़ा है, ताकि वह आपकी संत शक्ति का परीक्षण कर सके। ठीक है, जियान चेन ने हल्के से कहा। चतुर बच्चा अपनी सीट से उठा और अपनी छोटी छोटी चालों के साथ वह धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां एल्डर डे खड़े थे। बिना किसी देरी के देशु ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जहां एक छोटी सी चांदी की अंगूठी एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमकने लगी। इसे लहराते हुए जमीन से आने वाली हल्की सी कंपन सुनाई दी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक जहां उनके सामने कुछ भी नहीं था, वहां अचानक आधा मीटर बड़ा एक सफेद पत्थर दिखाई दिया। ये देखना साफ था कि सफेद पत्थर को अनगिनत बार पॉलिश किया गया था। पूरी आयताकार चट्टान चौड़ाई और मोटाई दोनों 1 मीटर लंबी थी। नए उभरे सफेद पत्थर को देखकर जियान चेन की आंखें आश्चर्य से झपक उठी। उसे इस पत्थर के बारे में काफी उत्सुकता थी, लेकिन देशु के दाहिने हाथ ने भी उसकी दिलचस्पी खींच ली थी। उसने अपनी बीच की उंगली पर पहनी अंगूठी को गौर से देखा। ये वही अंगूठी थी जिसे उसने किताबों में देखा था। स्पेस रिंग दुर्लभ लेकिन विशेष सामग्रियों से बनाई गई थी और रिंग के स्थान के भीतर वस्तुओं को संग्रहित कर सकती थी। ये जो सबसे छोटी वस्तु संग्रहित कर सकती थी वह 1 मीटर क्यूब थी, जबकि यह जो सबसे बड़ी वस्तु संग्रहित कर सकती थी वह 100 मीटर क्यूब थी। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी निर्जीव वस्तु को संग्रहित और निकाल सकता था। यह एक ऐसी वस्तु थी जो तियान युआन महाद्वीप में इतनी महंगी थी कि आम व्यक्ति इसे खरीदने में सक्षम नहीं था। जियान चेन को अपनी मध्यमा उंगली पर सजी स्पेस रिंग को देखते हुए देखकर देशु हंस पड़ा। जब भी उसने सेंट टेस्ट के लिए सफेद पत्थर को बुलाया था, तो आसपास के सभी लोग उसे बिल्कुल वैसी ही नजर से देखते थे। वास्तव में उसने यह नजर इतनी बार देखी थी कि वह गिनती ही भूल गया था। चौथे गुरु, कृपया संत पत्थर पर हाथ रखें। देशु मुस्कुराया। सेंट स्टोन एक विशेष पत्थर है जो किसी व्यक्ति के शरीर में सेंट फोर्स की मात्रा को माप सकता है। विशाल तियान युआन महाद्वीप में कई अलग अलग वस्तुएं हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्ति को माप सकती हैं। सेंट स्टोन में व्यक्ति की शक्ति को दर्शाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया गया है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी। पत्थर के लाल रंग का चमकने का मतलब था कि व्यक्ति अभी भी ताकत में संत से नीचे था, जबकि नारंगी रंग का मतलब था कि व्यक्ति संत के समान स्तर का था। पीला रंग एक महान संत को दर्शाता है और नीला रंग का मतलब है कि व्यक्ति एक पृथ्वी संत मास्टर था। अंत में एक बैंगनी रंग एक स्वर्ग संत मास्टर को दर्शाता है। संत शासक, संत राजा और संत सम्राट जैसे स्वर्ग संत मास्टर से ऊपर के किसी भी रैंक को संत स्टोन द्वारा रैंक नहीं किया जा सकता था। देशु की बात सुनकर जियान चेन ने फिर से काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपना हाथ सेंट रॉक नामक सफ़ेद पत्थर पर बढ़ाया। उस समय सभी की नज़रें सेंट रॉक पर टिकी थीं। वे सभी उत्सुकता से खड़े हो गए, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि प्रतिभाशाली जियान चेन कितना मजबूत होगा।
जब जियान चेन ने अपना हाथ सेंड रॉक पर रखा तो डेशू ने अपना हाथ बढ़ाकर जादुई तरीके से सेंड रॉक को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही जियान चेन को पत्थर से एक अजीब तरह की ऊर्जा का स्पंदन महसूस हुआ और वह उसके हाथ में आ गया। हालांकि उसे यह ऊर्जा अजीब लगी, लेकिन यह उसके शरीर में बहुत धीरे से प्रवेश कर गई और फिर धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलकर पत्थर में वापस आ गई। डेशू ने सेंड रॉक को रंग में किसी भी तरह के बदलाव के लिए घूरकर देखा, लेकिन कुछ ही समय बाद रंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मूल रंग के अलावा किसी भी रंग की एक भी छाया दिखाई नहीं दी। ये कैसे संभव है? सेंट रॉक में तो रंग की एक किरण भी नहीं दिखाई देती। डेशू घबरा कर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह धीरे धीरे गायब हो गई और वह जियान चेन के चेहरे पर अजीब भाव के साथ देखने लगा। दोनों में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डेशू के चेहरे पर हैरानी और अभी भी सफ़ेद सेंट रॉक को देखकर सभी को अवचेतन रूप से एहसास हुआ। अपने पड़ोसियों को देखते हुए फिर सामने की ओर देखते हुए उनके चेहरे धीरे धीरे बदल गए। एक बार पलक झपकते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर घोर घबराहट की झलक दिखी, जबकि कुछ लोगों ने दया की भावना से आहें भी भरीं। चांगयांगबा का चेहरा बदसूरत हो गया, जबकि बीयुनतियन के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे इस खबर पर विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं। डेशू ने एक घूंट भरी, ये परिणाम उसके लिए भी अविश्वसनीय था। तुरंत सेंट रॉक को फिर से शुरू करते हुए उसने आशा व्यक्त की थी कि यह पहली बार की गलती थी, लेकिन अफसोस, पेड़ पर कोई फल नहीं था और चट्टान में कोई रंग नहीं था। फिर से ये परिणाम डेशू के लिए अकल्पनीय था। चौथे मास्टर को जन्म से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह एक अपंग से ज्यादा कुछ नहीं था जो संत बल की खेती या उसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता था। डेशू खुद को निराश हुए बिना नहीं रह सका और उसने चुप जियान चेन को जटिल नज़र से देखा। वह चांगयांगबा की ओर मुड़ा। कुल नेता, परिणाम आ गए हैं। चौथा मास्टर किसी भी तरह से संत बल की खेती करने में असमर्थ है। ये घोषणा सुनकर बीयुनतियन का चेहरा और भी पीला पड़ गया, यहाँ तक कि उसका रंग भी लगभग गायब हो गया। जियान चेन को अचंभित देखकर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये संभव नहीं है। जियांग र अपंग कैसे हो सकता है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखें उसके सिर के पीछे की ओर मुड़ गईं और वह अपनी कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ी। अपने बेटे के लिए, जिसे व्यापक रूप से प्रतिभाशाली माना जाता था, अचानक एक अपंग के रूप में पाया जाना, वो इस चौंकाने वाली खबर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। महाद्वीप में कोई भी माँ ऐसा नहीं कर पाएगी। एक बहुत ही प्रतिष्ठित कबीले के सदस्य की तो बात ही छोड़िए। जब सभी लोग परिणामों के बारे में सुन रहे थे तो वे सभी अचंभित रह गए और जियान चेन को दया और निराशा से देखने लगे। दूसरी ओर जियान चेन की चाची यू फैंगयान और लिंग लॉन्ग ने एक सांस ली। माँ और बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देखकर दोनों चाची खुद को शांत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। चौथी बहन, क्या गड़बड़ है? चौथी बहन, कृपया जाग जाओ। चौथी बहन, कृपया जाग जाओ। उसकी तरफ दौड़ते हुए बाई युशुंग ने उत्सुकता से बेहोश बीयुनतियन को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाई युशुंग की उन्मत्त चीखें सुनकर चांगयांगबा तुरंत बीयुनतियान के पास गया और चिल्लाने लगा, शुंगएर, युनएर को उसके बिस्तर पर ले आओ। यहाँ तक कि जियान चेन भी किसी और पर ध्यान दिए बिना अपनी माँ के पास भागा था। उसका दाहिना हाथ पहले से ही अपनी माँ की कलाई पर दबा हुआ था ताकि उसकी नब्ज जांच सके। इसमें कुछ कीमती सेकंड लगे, लेकिन आखिरकार उसने पुष्टि कर ली थी कि उसकी माँ को कोई तत्काल खतरा नहीं है। जियान चेन ने भीड़ में अपने निराश पिता को देखा और वह भी मन ही मन असहाय महसूस कर रहा था। एक छोटी सी आह भरते हुए वह बाई युशुंग के पीछे चला गया, जो उसकी माँ को हॉल से बाहर ले जा रहा था। जियान चेन को जाते हुए देखकर चांगयांगबा के चेहरे पर स्पष्ट रूप से अत्यधिक निराशा के भाव थे। उसने पहले भी जियान चेन से बहुत उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन चूंकि उम्मीदें बहुत अधिक थीं, इसलिए बाद में निराशा भी हुई। अंत में इस परिणाम के साथ उसका चौथा बेटा जियांग तियान केवल एक अपंग बनकर रह गया। कुल प्रमुख, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। हालांकि चौथा गुरु संत शक्ति की खेती नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्य पहलुओं या क्षेत्रों में प्रतिभाशाली नहीं है। एक युवा पुरुष कबीले के सदस्य ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। चांगयांगबा ने हाथ हिलाकर दुखी होकर कहा, चलो अब इस विषय पर बात नहीं करते। सभी को विदा किया जाता है। अपनी बात पूरी करते हुए चांगयांगबा हॉल से बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जियान चेन अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली हो सकता है, जैसा कि पहले कहा गया था, लेकिन इस दुनिया में संत बल सबसे महत्वपूर्ण कारक था। आखिरकार ताकत ही वो चीज है जो अंत में मायने रखती है। ये बात कि चांगयांग कबीले के नेता का चौथा बेटा अपंग है, पूरे चांगयांग महल में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इस नई जानकारी को खुशी के साथ देखा, जबकि अन्य लोग दुखी थे। हालांकि एक बात पक्की थी, इस घटना के बाद कबीले में जियांग की हैसियत तेजी से गिर जाएगी। एक बड़े से कमरे में जियान चेन चुपचाप बिस्तर के पास बैठा था।
उसका शांत चेहरा नीचे झुका हुआ था और वह क्या सोच रहा था ये किसी और को नहीं पता था। उसकी माँ बी यूनटियन अभी भी नहीं जागी थी। बिस्तर पर लेटी हुई उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। जियान चेन और कुछ नौकरानियों के अलावा कमरे में केवल उसकी तीसरी चाची बाई युशुंग और उसकी दूसरी बहन चांगयांग मिंग्यू ही थीं। अध्याय 8। आपदा मूक जियान चेन को देखते हुए चांगयांग मिंग्यू ने कुछ बार पलकें झपकाईं। वह जियान चेन के कंधे तक गई और बोली, चौथे भाई, कृपया बहुत दुखी मत हो। अगर भविष्य में कोई भी तुम्हें परेशान करे तो अपनी बड़ी बहन को बता देना और मैं उन्हें पीट दूंगी। चांगयांग मिंग्यू ने सोचा कि जियान चेन दुखी हो रहा है क्योंकि वह एक अपंग था और उसके पास खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से बचाने की क्षमता नहीं थी जो उसका मजाक उड़ाए। मिंग्यू ने जो कहा था उसे सुनकर जियान चेन अपने सिर को उठाकर चांगयांग मिंग्यू की ओर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। चिंता मत करो दूसरी बहन, मैं आसानी से धमकाया जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। केवल जियान चेन ही समझ पाया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह संत शक्ति की खेती करने में असमर्थ था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह अपने शरीर की कोशिकाओं में संत शक्ति को शामिल कर रहा था। इस वजह से उसका शरीर मूलतः एक खाली खोल था जिसमें कोई संत शक्ति नहीं बची थी। अगर उसने इस विधि का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज के संत परीक्षण का नतीजा कुछ और होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जियान चेन लोगों को ये स्थिति समझाने में सक्षम नहीं था। अगर वह चाहता भी तो यह नहीं समझा पाता कि उसे ये तरीका कैसे सूझा। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि अगर वह अज़ुलेट तलवार कानून के बारे में बात करता तो जियान चेन को डर था कि तकनीक और खुद उसका इतिहास एक बड़ी समस्या बन जाएगा। हालांकि जियान चेन समझ गया था कि इस स्थिति के कारण कबीले में उसकी हैसियत को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह मन ही मन चाहता था कि ऐसी ही स्थिति आए। अगर चीज़ें अभी की तरह ही आगे बढ़ती तो भविष्य में वह चांगयांग हवेली को और भी आसानी से छोड़ पाता। अगर वह अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लेबल से चिपका रहता तो हवेली से विदा होना इतना आसान नहीं होता। कम से कम जब तक उसे उनकी स्वीकृति नहीं मिल जाती वे हवेली में उसके आने जाने को अनदेखा कर देते। जियांग र। बिस्तर से एक आवाज आई। जियान चेन की माँ आखिरकार जाग गई थी। अपनी माँ को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर जियान चेन का दिमाग फिर से होश में आ गया। वह तुरंत पलटकर माँ की तरफ देखने लगा। माँ, तुम्हारा बेटा यहाँ है, अब सब ठीक है। बी यूनटियान के चेहरे पर एक जटिल भाव था जब वह हौंकते हुए बोली, आपकी माँ ठीक है, लेकिन जियांग जब वह बोल रही थी उसके चेहरे पर दुख, उदासी और यहाँ तक कि दर्द के भाव दिख रहे थे। चौथी बहन, कृपया अपने आप को बहुत परेशान मत करो। जियांग तियान जन्म से ही बहुत बुद्धिमान है, इसलिए हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह संत बल की खेती नहीं कर सकता, लेकिन मेरी राय में जियांग तियान इतना सरल नहीं है। आखिरकार कबीले में कोई भी बच्चा उससे ज्यादा होशियार नहीं है। बाई युशुवान अभी भी दुखी बी यूनटियन को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। बी यूनटियन ने धीरे से अपना सिर उठाया। मैं पहले ही यह बात समझ चुकी थी। जियान चेन की ओर देखते हुए उसने धीरे से जियान चेन के सिर के पिछले हिस्से को सहलाना शुरू कर दिया। जियांग, दुखी मत हो, तुम्हारी दूसरी चाची ने जो कहा वह सही है। हालांकि तुम संत बल की साधना नहीं कर सकते, फिर भी तुम बहुत बुद्धिमान बच्चे हो। हम अभी भी नहीं जानते कि तुम किन क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त होगे। जियान चेन ने अपनी माँ को बोलते हुए सुना तो वह झिझक गया। हालांकि उसकी माँ जाग रही थी, लेकिन उसे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। वास्तव में वह वहां मौजूद लोगों को अपनी माँ को सच बताना चाहता था। वह कहना चाहता था कि वह कोई अपंग नहीं है जो संत शक्ति की साधना नहीं कर सकता, लेकिन जियान चेन ने इसे सहना चुना। माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हें निराश नहीं करेगा। अपनी माँ के प्यार की तुलना में जियान चेन ने इसे पूरी तरह से संजोया था। बाद में वह रात को जाने से पहले पूरा दिन अपनी माँ के बिस्तर के पास बिताता था। समय समय पर चांगयांग बा अपनी पत्नी से मिलने आता था, लेकिन वह जितनी जल्दी आता था उतनी ही जल्दी चला जाता था। जब जियान चेन की बात आई तो उसके प्रति चांगयांग बा का रवैया इन दिनों पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था। हर गुजरते समय के साथ जियान चेन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि चांगयांग बा जियान चेन के साथ एक ठंडे भाव से पेश आ रहा था। पलक झपकते ही जियान चेन के सेम टेस्ट के 4 साल बीत गए। जिन दिनों वह व्यस्त नहीं होता था, जियान चेन प्रशिक्षण जारी रखने के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था। आजकल उसे जितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी वह पहले की तुलना में काफ़ी लंबी थी। इतनी लंबी कि कभी कभी जियान चेन पूरे दिन अपने कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देता था। उन 4 सालों में कबीले में जियान चेन की हैसियत उम्मीद के मुताबिक बहुत कम हो गई थी। चांगयांग बा अब उसके साथ और भी ज़्यादा ठंडे तरीके से पेश आ रहा था और किसी ने भी उसे पहले ढूंढने की पहल नहीं की थी। यह उसकी माँ से बहुत अलग था जो उसे रोज़ देखती थी। उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सुबह जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और दिखाया कि उसने पिछली रात की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। तुरंत ही दोनों हाथों को हथेलियों के बल ऊपर की ओर फैलाते हुए एक हल्की गोल गेंद धीरे धीरे नजर आई। उसने अपने हाथों से खूबसूरत गेंद को हवा में उछाला और उसे जमीन की ओर गिरते हुए देखा, जहां वह रुक गई क्योंकि उसके दोनों हाथ उस पर केंद्रित थे।
हल्की सी आवाज सुनकर जियान चेन ने अपने छोटे हाथों को आपस में इस तरह से टकराया जैसे वे दो स्टील की प्लेटें हों और सामान्य रूप से नरम जमीन पर पुशअप्स करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह अपना सिर जमीन के इतने करीब ले आता कि वह उसे चूम सकता था और यहाँ तक कि जमीन पर अपनी छाप भी छोड़ देता था। अपनी मेहनत को खुशी से मुस्कुराते हुए देखते हुए जियान चेन हंसा। संत परीक्षण के आधे साल बाद जियान चेन ने पहले ही अजुलेट तलवार कानून के पहले सिद्धांत के साधना चरण को पूरा कर लिया था। इसका मतलब था कि उसने आधिकारिक तौर पर संत शक्ति की साधना शुरू कर दी थी बिना इसे अपने शरीर में आत्मसात किए। उसकी साधना दर बहुत तेज थी, इतनी तेज कि कुछ ही सालों में वह पहले ही एक आश्चर्यजनक परिणाम पर पहुंच गया था। जैसा कि वह अब था, वह अपने हाथों को मजबूत करने के लिए अपने अंदर संग्रहित संत शक्ति का उपयोग कर सकता था ताकि वे बिना प्रयास के पत्थर तोड़ सकें। सुबह सुबह जियान चेन अपने कमरे से बाहर निकलकर अकेले ही चांगयांग हवेली में घूमने लगा। हालांकि उस समय गश्त करने वाले लोगों का एक समूह उसे देख रहा था, जिसके हर सदस्य के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ लोगों के चेहरे पर उपहास था, जबकि कुछ लोगों ने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन बहुत कम लोगों ने उस पर दया की। ये तथ्य कि जियान चेन एक खेती करने वाला अपंग था, कबीले के भीतर एक रहस्य नहीं रह गया था, और इसलिए हवेली में गश्त करने वाले पहरेदार भी उसे अलग तरह से देखने लगे थे। लेकिन जियान चेन ने उनकी ओर से आंखें मूंद ली। उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था और इसलिए जियान चेन ने एक छोटी सी आह भरते हुए फैसला किया कि अब रसोई की ओर जाने का समय आ गया है। बहुत समय हो गया था जब वह अपनी माँ के साथ डाइनिंग हॉल में साथ खाना खाने गया था। आजकल वह नाश्ता करने के लिए खुद रसोई में जाता था और दोपहर और रात का खाना केवल अपनी माँ और अपनी कुछ मौसियों के साथ ही खाता था। जब जियान चेन रसोई में पहुंचा तो 100 से ज्यादा नौकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। रसोई में बहुत गंदगी थी क्योंकि स्टोव धुआं उगलता हुआ स्टीमर बास्केट की तरह खड़ा था। ओह, क्या ये चौथा मालिक नहीं है? चौथा मालिक रसोई में आया है। चौथे मालिक जैसे लाड़ प्यार से पाले गए व्यक्ति के लिए यह उचित जगह नहीं है। रसोई हमारे जैसे तुच्छ नौकरों के लिए है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? 20 वर्षीय नौकर की चिढ़ाने वाली आवाज़ सुनाई दी। उसकी अजीब आवाज़ से यह स्पष्ट था कि वह जियान चेन का मजाक उड़ा रहा था। पहले नौकर के ठीक बाद एक और आवाज़ आई। अगर मेरा अनुमान सही है तो चौथा मालिक कुछ स्टीम्ड बंस लेने के लिए रसोई में आया था। लेकिन यह अजीब है, चौथा मालिक बाकी कबीले के साथ डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं खा रहा है? क्या उसने खुद के साथ गलत किया है और इसलिए रसोई से स्टीम्ड बंस खाना चाहता है? ये स्टीम्ड बंस सिर्फ हम जैसे नीच नौकरों और पहरेदारों के खाने के लिए ही उपयुक्त हैं। एक और 30 वर्षीय नौकर जियान चेन पर व्यंग्य करता रहा। दोनों लोगों की बातें सुनकर रसोई में काम करने वाले दूसरे नौकर भी यह तमाशा देखने लगे। इन दोनों नौकरों को कुछ वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त था। उदाहरण के लिए 20 वर्षीय नौकर को न केवल चांगयांगबा की पहली पत्नी लिंग लॉन्ग ने पेश किया था, बल्कि वह जियान चेन की सबसे बड़ी चाची का नौकर भी था। अफवाहें थीं कि लिंग लॉन्ग ने उसे इसलिए काम पर रखा था क्योंकि वह एक पारिवारिक रिश्तेदार था, लेकिन चूंकि उसके शरीर में शक्ति की कमी थी, इसलिए वह केवल रसोई में ही काम कर सकता था। जहां तक दूसरे नंबर पर बोलने वाले 30 वर्षीय नौकर का सवाल है, उसका भाई चांगयांग हवेली के गार्डों के समूह का नेता है। दोनों नौकरों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुनकर जियान चेन अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ सका क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। किसी भी तरह की फटकार को रोकते हुए वह विशाल स्टीमर बास्केट की ओर बढ़ा और उसका ढक्कन हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी अचानक 2 विशालकाय हाथ कहीं से निकले और तेजी से स्टीमर बास्केट को उससे दूर ले गए। मुझे ये स्टीम्ड बंस तुरंत गार्ड के पास ले जाना चाहिए। हमारे सम्मानित गार्ड ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। टोकरी को हटाते हुए नौकर ने रसोई से बाहर निकलते हुए जोर से कहा। कितनी शर्म की बात है, चौथी महिला ने एक बेकार अपंग को जन्म दिया। उस आखिरी टिप्पणी पर जियान चेन कठोर हो गया। आखिरकार उसके दिल के अंदर का गुस्सा आखिरकार बाहर आ गया। बिना कुछ कहे उसके पैर धुंधले हो गए और उसके दोनों पैर जमीन पर पटकने लगे। कुछ ही सेकंड में स्टीमर बास्केट लेकर नौकर के पास पहुंचकर उसने एक मुट्ठी उठाई और नौकर की पीठ पर गिरा दी। टकराना। स्टीमर की टोकरी ले जाने वाला नौकर पूरी तरह से चौंक गया और लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने जो टोकरी उठाई थी वह जमीन पर गिर गई और एक जोरदार धमाके के साथ बढ़िया और मोटे स्टीम्ड बंस एक एक करके चारों दिशाओं में फर्श पर बिखर गए। रसोई में मौजूद हर कोई इस अप्रत्याशित घटना को देखकर हैरान रह गया। जियान चेन अब कहाँ खड़ा था, ये देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने क्या देखा। किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि जियान चेन कितनी तेजी से या कब आगे बढ़ा था। 7 वर्षीय चौथे मालिक के लिए 30 वर्षीय नौकर को एक ही मुक्का मारकर घुटनों के बल गिरा देना अकल्पनीय था। हालांकि स्टीमर की टोकरी गिर गई थी और खाना बर्बाद हो गया था, फिर भी हर कोई अपने सामने इस तमाशे को देखकर हैरान था। हा, भाई क्यू ए लाओ, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। भले ही तुम एक विशेषज्ञ हो जो संत बल की तीसरी परत तक पहुंच चुके हो, फिर भी तुम एक छोटे बच्चे की मुट्ठी से नीचे गिर गए। क्या तुमने कल रात एक लड़की के साथ इतनी ऊर्जा बर्बाद की कि तुम इतने कमजोर हो गए?
नौकर को जमीन पर देखते हुए पहला नौकर जिसने जियान चेन का मजाक उड़ाया था अब दूसरे नौकर पर हंसी से दहाड़ रहा था। कियू एर नामक सेवक जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। उसकी आंखें जियान चेन की ओर क्रोध से जल रही थीं क्योंकि उसके छोटे सेवक मित्र के शब्द उसके कानों तक पहुंचे। एक 7 वर्षीय बच्चे के लिए उसे जमीन पर धकेलना, विशेष रूप से एक ऐसे बच्चे के लिए जो साधना के तरीकों में अपंग था, यह उसके लिए अपमान और शर्म का चरम रूप था। आखिरकार, हालांकि उसने अभी तक अपने संत बल को संत हथियार में संघनित नहीं किया था, फिर भी वह एक अभ्यासी था जो अपंग से बहुत ऊपर के स्तर पर पहुंच गया था। गुस्से में अपना सिर हिलाते हुए कियू एर उस पल में भूल गया था कि जियान चेन अभी भी चौथे मास्टर होने का दर्जा रखता है। एक गुर्राहट के साथ वह जियान चेन की तरफ कूदा और उसके पेट पर एक मुक्का मारा। कियू एर की मुट्ठी को करीब आते देख जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसके लिए उसने जो मुक्का मारा था वह गलतियों और मौकों से भरा था और इसलिए उसने मुट्ठी से बचने के लिए थोड़ा सा बगल की ओर खिसककर चकमा दिया। खुद को आगे की ओर फेंकते हुए जियान चेन का दाहिना पैर एक खूबसूरत तरीके से मुड़ा और कियू एर की नाक पर जोरदार लात मारी। कियू एर ने अपने हाथों से अपनी खून से लथपथ नाक को पकड़ते हुए एक खूनी चीख निकाली। फिर भी उसके हाथों से खून की एक छोटी सी धारा बह रही थी। जियान चेन के पैर में दया नहीं थी। कियू एर की नाक पर लात मारी गई थी और उसे तोड़ दिया गया था। उसके चेहरे पर तीव्र दर्द ने पहले ही उसका रंग उड़ा दिया था। अध्याय 9। प्रकट शक्ति। कियू एर ने अपनी आंखों में स्पष्ट क्रोध के साथ जियान चेन को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जंगली जानवर था जो जियान चेन को नीचे गिराना चाहता था। तुम छोटे कमीने, मैं आज तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। कियू एर गुस्से से दहाड़ा। वह जियान चेन की ओर लपका और उसके सिर की ओर एक लात मारी। लात काफी तेज थी और अगर ये लगी होती तो निश्चित रूप से किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक छोटा घाव नहीं होता, लेकिन चूंकि जियान चेन अभी भी एक बच्चे के शरीर में था, इसलिए इतनी जोरदार लात से सीधे वार से उसकी मौत होने की संभावना बहुत अधिक थी। कियू एर की लात की ताकत का आकलन करते हुए 20 वर्षीय नौकर के चेहरे पर अचानक से हास्य भाव गायब हो गया और वह पीला पड़ गया। घबराकर उसने चिल्लाते हुए कहा, भाई कियू एर, रुक जाओ। जियान चेन अभी भी चौथा मास्टर था और साथ ही चंग्यांगबा का बेटा भी था। भले ही वह अपंग था, फिर भी उसे चंग्यांग हवेली में कुछ हद तक सम्मान प्राप्त था। उसका मजाक उड़ाना मुश्किल से ठीक था, लेकिन चौथे मास्टर के खिलाफ हाथ उठाना अक्षम्य था। भले ही उन्हें किसी भी बुजुर्ग का समर्थन प्राप्त हो, फिर भी उन्हें एक भयानक सजा मिलेगी। कियू एर की किक की तीव्रता को देखकर जियान चेन का चेहरा भी बदल गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह फिर से एक तरफ झुक गया। कियू एर की किक की पहुंच से बाहर शांति से रहते हुए वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय जियान चेन तेजी से कियू एर के शरीर के पास गया। उसने अपना हाथ कियू एर की अभी भी फैली हुई जांघ पर रखा जबकि दूसरा हाथ दूसरी जांघ पर गया। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ जियान चेन ने अपने शरीर में जमा किए गए सभी सेंटफोर्स को अपनी कमर में छोड़ दिया और आश्चर्यजनक रूप से 100 पाउंड से अधिक वजन वाले कियू एर को अपने छोटे शरीर से ऊपर उठा लिया। कियू एर के शरीर को उठाते हुए जियान चेन ने उसे जवाबी हमला करने का समय नहीं दिया। जैसे ही जियान चेन ने कियू एर के भारी शरीर को आगे फेंका, उसके दोनों पैर जमीन पर चलने लगे। कियू एर का शरीर 5 मीटर से ज्यादा दूर तक उछला और फिर सब्जियां काटने वाली मेज से टकराया। संयोग से उसके गिरते शरीर के नीचे लोहे की कटारें रखी हुई थीं, जिस पर गिरने से वह एक विचित्र मानव शाही जैसा दिखाई देता। कियू एर कटारों के ऊपर गिर गया और कम से कम 1 इंच त्वचा उनसे छेद गई थी। तुरंत कियू एर दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर की त्वचा विकृत हो गई थी और उसकी नाक में दर्द अभी भी उसके दिमाग में चुभ रहा था। रसोई में काम करने वाले सभी नौकर अचानक उस अविश्वसनीय घटना से स्तब्ध रह गए जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। एक 7 वर्षीय बच्चे ने न केवल कियू एर जैसे भारी वजन वाले व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने उस व्यक्ति को भी हरा दिया जो सेंटफोर्स की तीसरी परत तक पहुंच गया था। अगर यह खबर बाहर आ गई तो चांग्यांग कबीले में कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। जियान चेन ने ठंडी आंखों से कियू एर की पीड़ा को देखा और उस पर एक उपहासपूर्ण चेहरा बनाया। उसने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय रसोई से बाहर निकलने का फैसला किया, बिना एक भी स्टीम बन लिए। रसोई से बाहर निकलने के बाद जियान चेन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने नहीं सोचा था कि रसोई में काम करने वाले नौकर भी चौथे मालिक का मजाक उड़ाने लगेंगे। अपने दिल से उदासी को दूर फेंकते हुए जियान चेन ने एक बार फिर चांग्यांग हवेली के चारों ओर टहलना शुरू कर दिया। हवेली इतनी विशाल थी कि जियान चेन ने कभी भी इसे पूरा नहीं देखा था। यहाँ तक कि उस जगह के आसपास का नज़ारा भी देखने लायक था, क्योंकि बाहरी यार्ड के हर इंच पर बगीचे थे। वहाँ कई झीलें और फूलों के बगीचे थे जिनमें बहुत ही दुर्लभ नमूने थे जो कहीं और नहीं देखे जा सकते थे और उनमें मीठी खुशबू थी। चांग्यांग कबीले के चौथे गुरु के रूप में जियान चेन जहाँ चाहे वहाँ घूमने के लिए स्वतंत्र था। जब वह इधर उधर घूमता था तो उसे महत्वपूर्ण सड़कें और इमारतें मिलती थीं जहाँ हर जगह कई विशेषज्ञ छिपे होते थे। हालांकि जब उसने उन विशेषज्ञों को देखा तो उसने इस बारे में और नहीं सोचने का फैसला किया। आखिरकार वह जानता था कि चांग्यांग कबीला लो सिटी के 4 महान कुलों में से एक है।
लो सिटी एक प्रथम श्रेणी का शहर था, इसलिए एक बड़ा कबीला होने का खिताब एक प्रतिष्ठित बात थी। चलते चलते वह अनजाने में एक शांत फूलों के बगीचे के बीच में आ गया था। जियान चेन ने यह नहीं देखा था कि उसका तीसरा भाई चांगयान के उसी फूलों के बगीचे में प्रशिक्षण के दौरान एक लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर चल रहा था। हालांकि युद्ध के लिए तैयार जियान चेन की नज़र में ऐसा लग रहा था कि चांगयान के बिना किसी खास शैली के कुल्हाड़ी को बेतहाशा घुमा रहा था। हालांकि जियान चेन ने पिछली दुनिया में तलवार चलाने के तरीके का अध्ययन किया था। उसने कई अलग अलग कुल्हाड़ी चलाने वाले विशेषज्ञों और उनके लड़ने के तरीके का अध्ययन किया था, इसलिए जियान चेन भी जानता था कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। लेकिन चांगयान के जिस तरह से इसे संभाल रहा था, जियान चेन अवाक रह गया। इसे प्रशिक्षण कैसे माना जा सकता है? जैसे ही जियान चेन जाने के लिए मुड़ने वाला था, चांगयान के ने अपनी आंख के कोने से उसे देखा। धीरे धीरे अपनी हरकतें बंद करते हुए चांगयान के चेहरे पर बुरे इरादे दिखने लगे और वो मुस्कुराने लगा। चौथे भाई, आओ, तुम्हारे तीसरे भाई के पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ कैंडी है, चांगयान के ने जियान चेन को पुकारा। चांगयान के की बातें सुनकर जियान चेन अविश्वास में लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मन ही मन उसने सोचा, एक 7 साल का बच्चा भी ऐसी बातों में नहीं आएगा। हालांकि जियान ये भूल गया था कि अपनी पिछली दुनिया के अनुभवों के अलावा वो अभी भी एक 7 साल के बच्चे से बेहतर नहीं था। लेकिन उसने चांगयान के की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना अपना सिर पीछे घुमाए चलता रहा। ये देखकर कि जियान चेन उससे दूर होता जा रहा है, चांगयान के को गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी और जियान चेन की ओर दौड़ा और आखिरकार उसे पकड़ लिया। चौथे भाई, क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? चांगयान के ने बोतल में कॉक की तरह जियान चेन का रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह जियान चेन को घूरने लगा। क्या कुछ गड़बड़ है? जियान चेन ने शांत निगाहों से चांगयान के को देखा और अपने सवाल में थोड़ी ठंडक भी दिखाई। जियान चेन अपने तीसरे भाई के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखता था। पिछले 2 सालों में चांगयान के हमेशा जियान चेन को धमकाने का कोई न कोई तरीका ढूंढता रहता था, और जब से जियान चेन के अपंग होने की खबर मिली, तब से उसकी हरकतें और भी गंभीर हो गईं। अगर यह बात न होती कि जियान चेन शायद ही कभी बाहर जाता था, तो चांगयान के द्वारा जियान चेन को धमकाने की संख्या 10 गुना बढ़ गई होती। हालांकि हर बार जब भी उसने जियान चेन को धमकाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा हमेशा नाकाम रहा और कभी कभी जियान चेन भी उसे धमकाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता। इसने चांगयान के दिल में आक्रोश की भावना पैदा कर दी थी, जिसने उसे और भी ज्यादा बदला लेने के लिए प्रेरित किया। चौथे भाई, अपने तीसरे भाई के साथ कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए आओ। बात करते समय चांगयान के ने पहले ही जियान चेन को उस स्थान की ओर खींचना शुरू कर दिया था जहां वह अभ्यास करता था, और उसने जियान चेन को जवाब देने का मौका नहीं दिया। चांगयान के उस समय वास्तव में बहुत उत्साहित था। हालांकि वह जियान चेन की तुलना में उनकी बुद्धिमत्ता का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह ताकत के मामले में जियान चेन से कमजोर होगा। आखिरकार उसका चौथा भाई मार्शल साधना के मामले में एक अपंग था और किसी भी संत बल की साधना भी नहीं कर सकता था। चांगयान के दिमाग में यह अपना बदला लेने का सही मौका था। कुछ ही देर बाद जब जियान चेन को चांगयान के द्वारा जबरदस्ती घसीटकर उस जगह ले जाया गया जहां वह अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, चांगयान के ने लकड़ी की कुल्हाड़ी उठाई जिसे उसने पहले एक तरफ फेंक दिया था और फिर जियान चेन से कहा, तीसरे भाई, क्या तुम तैयार हो? मैं अब हमला शुरू करने जा रहा हूं। चांगयान के की कोमल मुस्कान देखकर जियान चेन की आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। उसने बेखबर होकर उसकी दोनों हथेलियां पकड़ते हुए पूछा, तीसरे भाई, तुम्हारे हाथ में हथियार है, मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ नंगे हाथों से लड़ूं? अपने भाई की बात सुनकर चांगयान के एक पल के लिए विचलित हो गया। अपने हाथों में लकड़ी की कुल्हाड़ी को देखते हुए वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसे जियान चेन की ओर फेंक दिया और कहा, तो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी दे दूंगा चौथे भाई, और मैं ही नंगे हाथों से लड़ूंगा। हालांकि कुल्हाड़ी लकड़ी की थी, फिर भी ये 10 पाउंड की थी। 10 साल के बच्चे के लिए भी इसे इधर उधर घुमाना मुश्किल साबित होगा। चांगयान के ने ये सोचा और इस कारण से इसे जियान चेन की ओर फेंक दिया। वह जियान चेन को खुद को अपमानित करना चाहता था, जबकि वह दयालु व्यक्ति की तरह दिखाई देगा। जियान चेन ने लकड़ी की कुल्हाड़ी अपने सामने रखी और उसका निरीक्षण करना शुरू किया। कुल्हाड़ी बहुत ही भद्दी तरह से बनी हुई थी, केवल कुल्हाड़ी का आकार ही था, जबकि उसका ब्लेड लगभग न के बराबर था। अगर वह किसी व्यक्ति को काटने की कोशिश भी करता तो भी उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कुल्हाड़ी सिर्फ एक दर्दनाक चोट ही छोड़ती। जियान चेन को 10 पाउंड की कुल्हाड़ी आसानी से उठाते देख चांगयान के की आंखों में हैरानी के भाव उभर आए। उसे घटनाओं में इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। जियान चेन ने चांगयान के को देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तीसरे भाई, शायद तुम्हें इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहते हुए उसने कुल्हाड़ी चांगयान के की ओर फेंक दी।
चांगयांके ने अभी अभी जियान चेन पर जो कुल्हाड़ी फेंकी थी उसे पकड़ते हुए उसे संदेह होने लगा। चौथे भाई, क्या ये हो सकता है कि तुम अब भी मुझसे नंगे हाथों लड़ना चाहते हो? जियान चेन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसना शुरू कर दिया। पास के एक पेड़ को पकड़कर उसने 1 मीटर लंबी शाखा तोड़ ली। छोटी टहनियां और पत्तियां काटने के बाद जियान चेन के पास सिर्फ एक शाखा बची। यह मेरा हथियार होगा। शाखा उठाते हुए जियान चेन धीरे से हंसा। चांगयांके ने जियान चेन के हाथ में उस छोटी सी छड़ी को देखा जिसे जल्दी से चॉपस्टिक में बदला जा सकता था और हंसा। वह अब क्रोधित नहीं था क्योंकि वह दिन करीब आ रहा था जब वह आसानी से जियान चेन को हरा सकेगा। बिना किसी नुकसान के जियान चेन को धमकाने में सक्षम होने का सपना आखिरकार चांगयांके के लिए पूरा हो गया था। इससे वह बेहद खुश होगा। चांगयांके ने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। तो चौथे भाई, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारा तीसरा भाई हमला करना शुरू कर देगा। ये कहते ही चांगयांके तुरंत अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जियान चेन की ओर बढ़ा और फिर उसे जियान चेन पर गिराने की कोशिश की। ये कुल्हाड़ी घातक घाव नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए चांगयांके ने खुद को रोकने की जहमत नहीं उठाई और पूरी ताकत से वार किया। जियान चेन ने कुल्हाड़ी को चकमा देते हुए अपने पैरों को आगे की ओर मोड़ लिया। पेड़ की शाखा को भयावह गति से घुमाते हुए शाखा अचानक अधिक शक्तिशाली हो गई थी। यहाँ तक कि जियान चेन का व्यवहार भी अचानक बदल गया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सामान्य रूप से सुरक्षित शाखा उसके हाथों में एक घातक तलवार बन गई। जियान चेन अविश्वसनीय गति से तलवार घुमा रहा था, जिससे चांगयांके को जवाब देने के लिए लगभग कोई जगह नहीं मिली। जब अंततः पेड़ की शाखा पहले ही चांगयांके गले पर आ गई थी। तीसरे भाई, तुम हार गए। एक चंचल मजाक के साथ उसने कुल्हाड़ी लौटा दी जिसे चांगयांके ने मैच के बीच में ही गिरा दिया था। चांगयांके अपनी गर्दन पर पेड़ की टहनी को घूरता रहा और उसकी आंखों में अविश्वास की चमक थी। उसने पेड़ की टहनी को हिलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था। जब तक उसकी आंखों ने हिलने का संकेत देखा तब तक मैच खत्म हो चुका था। अभी भी सदमे में चांगयांके ने अपना सिर हिलाया। पेड़ की टहनी को अपने गले से पकड़ते हुए उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और अविश्वास में चिल्लाया, ये गिनती में नहीं आया। यह निश्चित रूप से गिनती में नहीं आया। चौथे भाई, तुम बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं लड़ रहे थे। जियान चेन ने लाल चेहरे वाले चांगयांके को देखकर हंसते हुए कहा, तीसरे भाई, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं निष्पक्ष रूप से लड़ रहा था या नहीं, उसने अजीब सी आवाज में कहा। वह चांगयांके ने अपना गाल खुजलाया और हकलाते हुए बहाना सोचने की कोशिश की। अंत में वो अभी भी परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका और बोला, किसी भी तरह अभी अभी जो मैच हुआ वह गिनती में नहीं आया। चलो एक बार और लड़ते हैं। जियान चेन ने पेड़ की शाखा के टुकड़े इकट्ठा किए जिन्हें चांगयांके ने हंसते हुए तोड़ा था। ठीक है, चलो एक बार और लड़ते हैं। बिना किसी देरी के वह चांगयांके से 5 मीटर दूर चला गया। अध्याय 10। उच्च सम्मान। चांगयांके ने अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ रखा था और वह ध्यान से जियान चेन को देख रहा था। उसने जो सबक सीखा था उसकी बदौलत वह दूसरी बार जियान चेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए इस बार चांगयांके ने सावधानी से इधर उधर कदम बढ़ाया। जियान चेन ने चांगयांके पर हंसना शुरू कर दिया जिससे वह असमंजस में पड़ गया। तीसरे भाई, क्या अब हम मुकाबला शुरू कर सकते हैं? चांगयांके ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। इस बार उसने अपनी मदद के लिए अपनी संत शक्ति का इस्तेमाल किया। एक बार फिर उसने जियान चेन पर हमला किया, लेकिन इस बार वो बहुत तेज था। जियान चेन ने लापरवाही से अपने हाथों में आधे मीटर से भी कम लंबी पेड़ की शाखा को इधर उधर घुमाया। वो किसी अजीब कारण से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शाखा का उसके साथ कोई गुप्त संबंध हो। उसी समय जियान चेन के दिल में वह वही अनुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया जो उसे पिछली दुनिया में हुई थी जब वह मौत के कगार पर था, जहां वह तलवार के देवता के साम्राज्य की अद्भुत शक्ति को समझ सकता था। उस पल के दौरान वह आखिरकार अपनी आत्मा के साथ अपनी तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था और इसे डुगु क्यूबाई के गले में सीधे 100 मीटर दूर भेज दिया था। उस क्षण के बारे में सोचते हुए जियान चेन तुरंत हरकत में आ गया और उसके हाथ में पकड़ी पेड़ की शाखा चांगयांके की ओर उड़ चली। फुट। जियान चेन की इच्छा के अनुसार झुकते हुए पेड़ की शाखा ऐसी दिखी मानो वह जीवित हो और उसके हाथों से उड़ गई। अविश्वसनीय गति से चांगयांके की ओर उड़ते हुए पेड़ की शाखा को प्रकाश की एक हल्की सफेद चमक ने घेर लिया। पेड़ की शाखा से तलवार क्यूई की एक मजबूत लेकिन तीव्र मात्रा उत्सर्जित हुई जिससे यह बिजली के बोल्ट की तरह लग रही थी। प्रकाश की एक शानदार चमक के साथ शाखा पहले ही चांगयांके के पेड़ तक पहुंच चुकी थी। पेड़ की शाखा पर तलवार क्यूई की मात्रा के साथ साथ प्रक्षेप पथ को तुरंत महसूस करते हुए जियान चेन डर से पीला पड़ गया। उसने शाखा को उसके गंतव्य तक पहुंचने से रोकने की बेतहाशा कोशिश की। अगर पेड़ की शाखा को रोका नहीं जाता तो निस्संदेह ये चांगयांके को छेद कर उसे मार देती। भले ही वो तुरंत मारा न जाता, फिर भी चांगयांके को एक घातक घाव हो जाता जो जियान चेन के लिए एक आपदा का कारण बनता।
जैसे ही शाखा चांगयांग के पेट के पास पहुंची, वह धीमी होने लगी, लेकिन उसके पेट में थोड़ी सी चुभन होने से पहले नहीं। करीब से देखने पर पता चला कि पेड़ की शाखा सिर्फ त्वचा के आर पार घुसी थी, लेकिन अगर जियान चेन ने उसे रोकने के लिए अपने आदेश में थोड़ी भी देरी की होती तो चांगयांग के शरीर में शाखा सीधे घुस जाती। जियान चेन के लिए ऐसा सोचना भी बहुत भयानक था। माथे पर पसीना पोंछते हुए जियान चेन ने देखा कि पेड़ की टहनी से उसकी आत्मा की एक पतली सी रेखा अभी भी जुड़ी हुई थी। एक बार फिर अपनी आत्मा से यह पुष्टि करते हुए कि टहनी ने सिर्फ चांगयांग के की त्वचा को छेदा था, जियान चेन ने राहत की सांस ली। पेट में हल्का दर्द महसूस करते हुए कुछ हद तक मोटा चांगयांग के अपने आप को पीला पड़ने से नहीं रोक सका। जब उसने नीचे देखा और अपने पेट पर खून के धब्बे देखे तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। रोने के साथ ही एक चीख सुनाई दी। उसके गालों पर कभी न खत्म होने वाली धारा के रूप में आंसू गिर रहे थे, मानो उसकी आंखें फव्वारे हों। ब्लड, खून, मुझे खून बह रहा है। वाह चौथे भाई, तुमने मुझे मारा। वाह माँ, मैं अपनी माँ को इस बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ, चौथे भाई ने मुझे मारा। चांगयांग के तुरंत एक बच्चे में बदल गया जो केवल रोना जानता था। अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी फेंककर वह बगीचे से भाग गया, लगातार चिल्लाता रहा। आखिरकार चांगयांग के मुश्किल से 10 साल का था। वो अभी तक इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि इस तरह की परीक्षा का सामना कर सके। धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे चांगयांग के को देखकर जियान चेन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब वह अकेले ही बगीचों से बाहर निकला तो उसके दिल में थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ। इसके लिए उसे किस तरह की सख्त सजा मिलेगी? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या चांग बाई, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एक अध्ययन कक्ष में चांगयांग कबीले के नेता चांगयांग बा आश्चर्य में अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, अपने सामने के बुजुर्ग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए। चांगयांग बा ने जो कुछ सुना था उससे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। चांगयांग बा के सामने जो बुजुर्ग खड़ा था वह चांगयांग कबीले का गृहस्वामी चांग बाई था। चांग बाई ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मेरे मालिक, मुझे भी पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन रसोई के दर्जनों नौकरों ने इसे साफ साफ देखा। चौथे मालिक ने वाकई एक नौकर को पीटा, साथ ही अपने से 100 पाउंड ज्यादा वजन वाले नौकर को उठाकर 5 मीटर दूर फेंक दिया। सबसे खास बात यह है कि यह नौकर तीसरे संत बल स्तर का है। चांग बाई की बात सुनकर चांगयांग बा की आंखें इस अविश्वसनीय समाचार से विस्मय से चौड़ी हो गईं। चांग बाई ने कबीले के नेता की ओर देखा और कुछ हिचकिचाहट के बाद कहना जारी रखा, मेरे स्वामी, मुझे भी इस बारे में अधिक जानकारी मिली है, लेकिन चौथा स्वामी हाल ही में तीसरे स्वामी के साथ झगड़े में शामिल था। एक पेड़ की शाखा का उपयोग करके चौथा स्वामी तीसरे स्वामी को घायल करने में सक्षम था। क्या जियांग र और के ए लड़े और जियांग र विजयी रही? हर बीतते सेकंड के साथ चांगयांग बा की आंखें और भी चौड़ी होती जा रही थीं। यह सही है महाराज, चौथे स्वामी ने केवल एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल किया था जबकि तीसरे स्वामी ने लकड़ी की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था, चांग बाई ने कहा। यह कैसे संभव है? चांगयांग बा एक बार फिर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। जियांग संत बल का उपयोग करने में असमर्थ है, जबकि चांगयांग के 3 साल बड़ा है और तीसरे संत बल स्तर पर भी है। इस तथ्य के साथ कि केएर हर रोज मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, वह जियांग को कैसे हरा नहीं पाया? अपने वस्त्र के भीतर से एक पेड़ की शाखा निकालते हुए चांग बाई ने इसे चांगयांग बा की ओर बढ़ाया। मेरे स्वामी, चौथे गुरु ने तीसरे गुरु को हराने के लिए इस पेड़ की शाखा का इस्तेमाल किया था। चांगयांग बा ने पेड़ की टहनी ली जो उसकी उंगलियों से भी मोटी नहीं थी। जब उसने टहनी का निरीक्षण किया तो उसने पाया कि टहनी का सिरा खून से रंगा हुआ था। चांगयांग बा ने अपने चेहरे से सभी प्रकार की भावनाओं को छिपाते हुए शाखा की टूटी हुई नोक पर सूखे खून पर ध्यान केंद्रित किया। चांग बाई, क्या ठीक है? चांग बाई ने उत्तर दिया, तीसरे मालिक को कोई चोट नहीं आई है, केवल उनकी त्वचा टूटी है। चांगयांग बा ने तटस्थ भाव से धीरे से अपना सिर हिलाया। पेड़ की शाखा का और भी करीब से निरीक्षण करते हुए उसे और भी संदेह होने लगा। अंत में उसने कहा, चांग बाई, इस पेड़ की शाखा में कुछ खास नहीं है। इसके अलावा इसकी नोक बिल्कुल भी नुकीली नहीं है। जियान एर की ताकत के आधार पर पेड़ की शाखा के लिए केएर को घायल करना असंभव है। चांग बाई ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। मेरे स्वामी, मेरे मन में अभी एक अजीब विचार आया। क्या होगा अगर चौथा मास्टर अपंग न हो जो संत बल की साधना करने में असमर्थ हो? आज चौथे मास्टर के पराक्रम के प्रदर्शन को देखकर शायद चौथे मास्टर ने पहले ही चौथे स्तर तक संत बल की साधना कर ली हो। इसके अलावा चौथे मास्टर के पास तीसरे मास्टर को हराने का कोई और तरीका नहीं होगा। चांग बाई की बात सुनकर कबीले के नेता का चेहरा भावुक हो गया। अपने बेटे के साथ बुरा व्यवहार करना, जिसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, अपंग होने के बाद भी चांगयांग बा का सबसे बड़ा अफसोस था। चांग बाई, तुम जो कह रहे हो वह यह है कि जियांग एर न केवल संत बल का उपयोग करने में सक्षम है, बल्कि वह वास्तव में इसमें एक प्रतिभाशाली भी है। चांगयांग बा की आवाज भावनाओं से कांपने लगी।
एक 7 वर्षीय बच्चे के लिए संत बल की चौथी परत तक पहुंचना, ये केवल तियान युआन महाद्वीप के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। औसतन जब तक कोई व्यक्ति संत बल की चौथी परत तक पहुंचता है, तब तक उसकी उम्र तारांकन साल हो जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर टीएल नोट। रॉव्स कहते हैं तारांकन चांग बाई ने अपना सिर हिलाया। मैंने चौथे मास्टर को बचपन से ही बड़ा होते देखा है। मेरी नज़र में वह एक असाधारण प्रतिभा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं कह सकता हूं कि चौथा मास्टर भविष्य में मुझसे भी आगे निकल जाएगा। चांग बा सुनते ही कांपने और हिलने लगे। उनकी आंखों में तीव्र उत्साह और थोड़ा अविश्वास झलक रहा था। चांग बाई ने बोलना जारी रखा, जब चौथे गुरु के बारे में पता चला कि वह अपंग है और संत शक्ति की साधना करने में असमर्थ है, तो मुझे ये बहुत अजीब लगा था। मुझे हमेशा से यह स्थिति संदिग्ध लगती थी, लेकिन मैं आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि वास्तव में क्या गड़बड़ थी। चौथे गुरु के आज 2 बार शक्ति प्रदर्शन के बाद मैं आखिरकार अपने संदेह की पुष्टि करने में सक्षम हूँ। चौथा गुरु कभी अपंग नहीं था, बल्कि वास्तव में साधना का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चांगयांगबा ने अपनी बढ़ती हृदय गति को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, कबीले का एक सदस्य दौड़ता हुआ आया और उससे सम्मानपूर्वक कहा, मेरे स्वामी, तीसरे स्वामी घायल हो गए हैं। तीसरी महिला चाहती है कि स्वामी तुरंत आकर मिलें। मैं समझता हूँ, आप जा सकते हैं। चांगयांगबा ने हाथ हिलाकर कबीले के सदस्य को उदासीनता से विदा किया। हाँ मेरे महाराज, कबीले के सदस्य ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर धीरे से बाहर निकल गया। चांगयांगबा ने नौकरानी की तरफ देखा। चांग बाई, ये सबसे अच्छा होगा कि हम जियांग एर की जांच करते हुए वहां जाएं। आखिरकार उसे इतने लंबे समय से नज़रअंदाज किया गया है। बोलने के बाद वह तुरंत गंभीरता से रुक गया। चांग बाई, जिन 2 नौकरों ने रसोई में जियांग एर को धमकाने की हिम्मत की, मैं उन्हें मेरी हवेली से भगाने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हम उन 2 नीच नौकरों को लगता है कि वे बिना किसी परिणाम के चांगयांगबा के बेटे को धमका सकते हैं। चांग बाई ने थोड़ी देर के लिए हंसते हुए कहा, मेरे मालिक, उन 2 नौकरों को बहुत पहले ही भगा दिया गया है। हालांकि उनमें से एक को पहली महिला लिंगलोंग ने पेश किया था। दूसरे नौकर का बड़ा भाई गश्ती दल के कप्तानों में से एक का नेता है, लेकिन जब से उन्होंने चौथे मालिक को धमकाने की हिम्मत की है, तब से उनके पास इस हवेली में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। अन्यथा मैं फिर कभी चांगयांग हवेली के आसपास चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करूंगा। एक बड़े पैमाने पर सजाए गए कमरे में हाल ही में घायल हुआ चांगयांग के बिस्तर पर लेटा हुआ था। पीला चेहरा लिए वह अपने पेट पर ताज़ा पट्टी लगे घाव को घूर रहा था। बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई चांगयांग के की मां यूफेंग हान अपने बेटे की देखभाल करते हुए परेशान दिख रही थी। कुछ ही दूरी पर जियान चेन और उसकी मां बी यूनटियन, साथ ही पहली चाची लिंग लोंग, दूसरी चाची बाई यूशुंग और दूसरी बहन चांगयांग मिंगयू सभी बिस्तर के चारों ओर खड़े थे। यूफेंग हान ने गुस्से से बी यूनटियन की ओर देखा। चौथी बहन, आपका लाडला बेटा दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। मेरे के एर पर इतने खतरनाक हथियार से हमला करना, यह अच्छी बात है कि मेरा के एर बहुत मजबूत है और उसे कोई घातक घाव नहीं हुआ, अन्यथा कौन जानता है कि यह कैसे हो सकता था। जियान चेन ने उसकी बातें सुनते हुए गुस्से से कहा, उसकी बातों को जरा भी नहीं माना। इसका दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकता। ये तीसरा भाई था जिसने मुझे उसके साथ मुकाबला करने के लिए कहा था। इस तरह की छोटी मोटी चोट से बचा नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं कोई खतरनाक हथियार नहीं, बल्कि एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल कर रहा था। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना है, तो वह तीसरे भाई की कौशल की कमी है। जियान चेन की टिप्पणी सुनकर यूफेंग हान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जो कहा था वह बिल्कुल सही था और वह किसी भी तरह से उसका खंडन नहीं कर सकती थी। ये सोचते ही कि कैसे एक छोटे बच्चे ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके अंदर एक अपवित्र क्रोध उमड़ पड़ा। अगर किसी को दोष देना है, तो वह तीसरे भाई की कुशलता की कमी है। शब्दों के साथ यूफेंग हान का चेहरा तेजी से हरे से सफेद हो गया। इन शब्दों का मतलब था कि उसका बेटा एक अपंग से ज्यादा मजबूत नहीं था, जो संत शक्ति की खेती भी नहीं कर सकता था। ये सुनकर कि यूफेंग हान को एक बच्चे ने पीटा है, बाई यूशुंग खुद को हंसने से रोक नहीं सका, जबकि लिंग लोंग भावशून्य चेहरे के साथ वहीं बैठा रहा।